एपिसोड नंबर 1381। आखिरकार त्रिपाठी जीवक्ति केवल एक तीसरे क्रम संत राजा कृषक था, और हालांकि यह बगदाद वाला कृषक केवल एक पहले क्रम उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक था, इसे सादे शब्दों में कहें, एक सामान्य दूसरे क्रम उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति उससे कुछ हद तक अपमानित था। बिना किसी निशान के त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी नजर हटा ली और त्रिपाठी ज्वाला पर एक नजर डाली। अप्रत्याशित रूप से इस नजर के बाद बगदाद वाले कृषक का चेहरा पूरी तरह से बदल गया, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। वह खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका, उसका शरीर सीधे दरवाजे से टकराया और एक धमाके के साथ टकराया। तुरंत उसके चेहरे पर अविश्वास का एक भाव दिखाई दिया, क्योंकि उसकी लंबी और संकीर्ण आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखें कांप गईं क्योंकि उसने त्रिपाठी ज्वाला की ओर इशारा किया। तुम भतीजा गे, क्या गलत है? यान पेई ने उसे आश्चर्य में देखा, फिर त्रिपाठी ज्वाला को देखा, यह नहीं समझते हुए कि दूसरा पक्ष क्यों लगता है जैसे उसने दिन के उजाले में एक भूत देखा हो। त्रिपाठी जीवक्ति भी संदिग्ध था और चुपचाप त्रिपाठी ज्वाला से पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? त्रिपाठी ज्वाला ने खाली हाथ सिर हिलाया और जवाब दिया, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या आपने गलत व्यक्ति को पहचाना? त्रिपाठी जीवक्ति और भी भ्रमित था। हालांकि त्रिपाठी ज्वाला की कलाकृति परिष्करण और आत्मा श्रृंखला कौशल अच्छे थे, उसका स्वभाव हमेशा बहुत अच्छा रहा था, इसलिए उसे बाहर दुश्मन नहीं बनाने चाहिए थे। हालांकि इस बगदाद वाले कृषक की प्रतिक्रिया को देखते हुए दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से त्रिपाठी ज्वाला से बहुत डरता था, जैसे उसने पहले त्रिपाठी ज्वाला के हाथों में एक बड़ा नुकसान उठाया था जो अविस्मरणीय था। भतीजा गे, यान पेई ने चिल्लाया, क्योंकि एक अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा बगदाद वाले कृषक की ओर तेजी से बढ़ी, उसे अपने झटके से जगाया। गे उपनाम के कृषक ने कांप उठाया और उसकी आंखों में डर बहुत कम हो गया, लेकिन उसका माथा तुरंत ठीक पसीने से ढक गया जो नग्न आंख को दिखाई देता था। उसका चेहरा नीला होना शुरू हो गया और उसके होंठ सफेद हो गए। क्या बकवास है? त्रिपाठी जीवक्ति अप्रसन्न दिखाई दिया। भले ही इस व्यक्ति ने पहले त्रिपाठी ज्वाला के हाथों में एक नुकसान उठाया था, उसे अब इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, है ना? इससे भी अधिक त्रिपाठी ज्वाला ने कहा कि उसने दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं पहचाना था। ऐसा लगता था कि दूसरे पक्ष ने उसे किसी और के लिए गलत माना था। सिर्फ इसलिए कि उसने गलत व्यक्ति को पहचाना, उसकी इतनी असहनीय प्रतिक्रिया हुई। ऐसा लगता था कि यह आदमी सिर्फ एक कड़ाई तकिया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने ठंडक से सांस ली और खुद को उसकी ओर देखने से नहीं रोक सका। वह अपने होश में वापस आया। गे उपनाम के कृषक अपने हाथों से अपने माथे पर पसीना पोंछता रहा, लेकिन एक टुकड़ा पोंछने के बाद दूसरा टुकड़ा दिखाई दिया। भले ही उसने कितनी भी कोशिश की, वह इसे साफ नहीं कर सका। जल्द ही उसकी आस्तीन पसीने में भीग गई थी। अपना पसीना पोंछते हुए उसने त्रिपाठी ज्वाला पर नजर डालना जारी रखा, लेकिन जब वह त्रिपाठी ज्वाला की आंखों से मिला तो उसने जल्दी से नजर हटा ली। उसका भाव डर और घबराहट में से एक था। ये देखकर त्रिपाठी ज्वाला ने अपने होंठ दबाए और मुस्कुराए। उसने अचानक महसूस किया कि यह व्यक्ति काफी दिलचस्प था। उसके मुंह के कोने थोड़ा बढ़ गए और उसने दूसरे पक्ष को जोर से घूरने के लिए सुंदर आंखों की एक जोड़ी का उपयोग किया। गे उपनाम के कृषक के पैर धीरे धीरे कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, जैसे वह रेंगने के लिए एक छेद ढूंढना चाहता था या जल्दी से इस जगह से भागना चाहता था। यान पेई को इस कांटेदार उपस्थिति पर हंसना है या रोना है यह नहीं जानता था। उसने एक स्पष्ट आवाज में कहा, भतीजा गे, चलो अच्छी तरह से बात करते हैं। गे उपनाम के कृषक का मुंह फड़क उठाया, जैसे वह हंसना चाहता था। हालांकि उसने एक भाव दबाया जो रोने से भी बदसूरत था। उसने सावधानी से त्रिपाठी ज्वाला में अपनी मुट्ठी बांधी और एक कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं इस महिला का नाम पूछ सकता हूँ? ये वाक्य उसके शरीर की पूरी शक्ति का उपयोग करता लगता था। पूछने के बाद उसने उत्सुकता से इंतजार किया। उसकी लार निगलने की आवाज अत्यंत जोर से थी। यान पेई ने एक हाथ अपने माथे पर रखा। निःशब्द। जिसकी बात की जा रही है, उसने अपने पुराने दोस्त के इस वंशज की कुछ समझ थी। वह जानता था कि दूसरा पक्ष एकांत में अपने पुराने दोस्त का पालन कर रहा था। हालांकि उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, उसकी खेती की योग्यता एक स्वर्ग अधर्मी अस्तित्व थी। इसलिए भले ही उसके पास केवल पहले क्रम उत्पत्ति वापसी क्षेत्र की खेती का आधार था, वह अपने स्तर से ऊपर लड़ सकता था। वह अभिजात वर्ग का अभिजात था। इस बार उसके पास अपने पुराने दोस्त के आदेश पर पहाड़ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे रास्ते में कुछ परेशानी भी आई थी, लेकिन वे सभी उसके द्वारा गरजने वाले तरीकों से हल हो गए थे। दूसरा पक्ष एक काय नहीं था। हालांकि उसकी उपस्थिति थोड़ी दयनीय थी, उसकी आत्मा वीरतापूर्ण थी और उसने यान पेई की सराहना जीती थी। यान पेई का इरादा भी अपने पुराने दोस्त को एक संदेश भेजने का था, ताकि इस गे उपनाम के कृषक को खजाने के मंडप में रहने के लिए एक महत्वपूर्ण पद संभालने के लिए दिया जाए। लेकिन आज के दृश्य ने यान पेई को इस पर विश्वास करने में असमर्थ बना दिया। भले ही इस छोटी लड़की के तरीके कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे पहली नजर में इस भतीजा गे को इतनी दयनीय स्थिति में डराने में सक्षम नहीं होना चाहिए, है ना? इससे भी अधिक ये छोटी लड़की पूरी तरह से हानिरहित लगती थी। मैं त्रिपाठी ज्वाला थोड़ा मुस्कुराए। उसका सुंदर चेहरा इस तरह से खिला कि गे उपनाम के कृषक उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते थे। मेरा नाम त्रिपाठी ज्वाला है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, महोदय?
त्रिपाठी ज्वाला। गे उपनाम के कृषक कांप उठाया और लगभग जमीन पर गिर गया। उसका मुंह कुछ शब्दों को बुदबुदाता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह क्या बुदबुदा रहा था। जल्द ही बाद उसने अपनी कमर झुका दी और अपनी मुट्ठी बांधी रही। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मेरा नाम गेकी है, बस मुझे छोटा की कहो। जैसा कि उसने बात की, उसके चेहरे पर एक चापलूसी वाली मुस्कान थी। अपने बगदाद से सेट करें, वह और भी दयनीय लगता था। छोटा की। त्रिपाठी ज्वाला ने मुस्कान को रोका और धीरे से सिर हिलाया। एक सुंदर और महान व्यवहार के साथ उसने हल्के से अपने लाल होंठ खोले और कहा, छोटा की। यहाँ। गेकी ने जल्दी से जवाब दिया। उसका सिर लगभग उसके क्रोच तक पहुंच गया था। वह बहुत आदरणीय था। क्या मैं बदसूरत हूँ? त्रिपाठी ज्वाला ने आकस्मिक रूप से पूछा। ये शब्द नीले रंग के एक बोल्ट की तरह थे, जिससे गेकी का चेहरा बहुत बदल गया। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं। मिस की उपस्थिति चांद और फूलों को शर्मसार करती है। आप एक प्रथम श्रेणी की सुंदरता हैं। बदसूरत शब्द का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है? त्रिपाठी ज्वाला ने अपनी भौहीं उठाए और कठोरता से चिल्लाया, अगर ऐसा है तो आप क्यों लगते हैं जैसे आपने एक भूत देखा हो? मैंने सोचा कि मैं सार्वजनिक रूप से देखे जाने के लिए बहुत बदसूरत थी। गेकी अधिक से अधिक भयभीत हो गया। एक लंबे चेहरे के साथ उसने कहा, मिस, मैं निर्दोष हूँ। ये वास्तव में क्या? त्रिपाठी ज्वाला ने पूछा। उसके व्यवहार में एक फीका महिमा था। इस दृश्य ने त्रिपाठी जीवप्ती और यान पेई को चकित कर दिया, क्योंकि यह महिमा नकली नहीं लगती थी। इसमें एक स्वाद था जिसने सभी को जमा कराया। उस पल में यान पेई के पास भी हल्के से ये भ्रम था कि त्रिपाठी ज्वाला उच्च और शक्तिशाली थी। गेकी और भी असहनीय था। उसके पैर नर्म हो गए और वह सीधे जमीन पर घुटने टेक गया। सौभाग्य से यान पेई ने समय पर प्रतिक्रिया दी। उसने पहुंच गया और अपने शरीर को ऊपर उठाया। एक हल्की खांसी के साथ उसने त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के लिए मुड़कर कहा, छोटे दोस्त त्रिपाठी, आप देखते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया और त्रिपाठी ज्वाला को घूरा। परेशानी मत करो। गेकी एक पहले क्रम उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह त्रिपाठी ज्वाला से इतना डरता क्यों था। त्रिपाठी ज्वाला के लिए उस पर चाले चलना जारी रखना थोड़ा बहुत था। त्रिपाठी ज्वाला ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और कहा, किसने उसे इतना डरपोक होने के लिए कहा? डरपोक? यान पेई ने गुप्त रूप से कड़वाहट से मुस्कुराया। अपने पुराने दोस्त का ये वंशज एक डरपोक व्यक्ति नहीं था, लेकिन आज का मामला वास्तव में बहुत अजीब था। वह कारण नहीं समझ सका। भाई गे, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती खड़ा हुआ और गेकी को थोड़ा अपनी मुट्ठी बांधी। उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, ये वरिष्ठ बहन थोड़ी शरारती है। वह सिर्फ मजाक कर रही थी। कृपया इसे दिल पर न ले, भाई गे। वरिष्ठ बहन? गेकी एक पल के लिए चकित था। जब उसने फिर से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा तो उसका भाव बदल गया। पहले से कोई अपमान नहीं था। उसने वास्तव में सिर हिलाया और झुका। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। भाई बहुत विनम्र है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी नाक को छुआ और लाचार महसूस किया। वह हमेशा महसूस करता था कि त्रिपाठी ज्वाला के सामने ये गेकी एक बिल्ली के सामने एक चूहे की तरह था। उसने एक पल के लिए विचार किया और कहा, त्रिपाठी ज्वाला, तुम पहले बाहर जाओ। मुझे भाई के साथ चर्चा करनी है। ओह! त्रिपाठी ज्वाला ने ये सुना और अनिच्छा से पॉट किया। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। गेकी ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। अगर त्रिपाठी ज्वाला उसके कारण बाहर गई तो वह खुद को भुनाने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वह 10,000 बार मर गया हो। त्रिपाठी ज्वाला ने गुप्त रूप से सिरदर्द किया। वह सिर्फ चंचल हो रही थी और दूसरे को चिढ़ा रही थी, लेकिन वह इस तरह की चीजें नहीं बनाना चाहती थी। अब वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती थी। गेकी को एक ईमानदार भाव के साथ उसे देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कड़वाहट से मुस्कुराया और त्रिपाठी ज्वाला को संकेत दिया। त्रिपाठी ज्वाला समझ गई और अपने काले पोशाक के हुड के साथ अपना चेहरा ढक लिया और किनारे पर चुपचाप बैठ गई। ये देखकर गेकी ने राहत की एक भारी सांस ली। भाई गे, कृपया बैठो। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक मुस्कान के साथ अभिवादन किया। गेकी ने मदद के लिए यान पेई को देखा। दूसरे पक्ष को धीरे से सिर हिलाते हुए देखकर गेकी ने माफी मांगते हुए एक सीट ली। उसकी उपस्थिति एक जूनियर की तरह थी जो एक बुजुर्ग से मिलता था। बैठने के बाद भी उसका बट केवल कुर्सी के आधे हिस्से को छूता था, जो स्थिति में अंतर को इंगित करता था। त्रिपाठी जीवप्ती और यान पेई ने स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह इस तरह है, मैंने वरिष्ठ यान से सुना कि तारा सम्राट टोकन आपको भाई गे द्वारा दिया गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने गेकी को देखा और पूछा। हाँ। गेकी का चेहरा कड़वा हो गया क्योंकि उसने चुपचाप त्रिपाठी ज्वाला पर नजर डाली और किसी कारण से समझाया, अगर यह परिस्थितियों के लिए नहीं था तो वंशज कभी भी विनिमय के लिए तारा सम्राट टोकन का उपयोग नहीं करते, लेकिन अब कोई अन्य तरीका नहीं है। मैं भाई त्रिपाठी और त्रिपाठी ज्वाला से स्पष्ट रूप से न्याय करने के लिए कहता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से समझा कि यह क्या था, लेकिन गेकी से मिलने के बाद वह हमेशा अपने कार्यों से हैरान था, इसलिए वह ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं था। और जो भाई गे विनिमय करना चाहता है वह लियुयान की प्रवाहित ज्वाला उड़न या आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का ठिकाना है। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से पूछा। हाँ। गेकी ने सावधानी से सिर हिलाया।
हालांकि इस त्रिपाठी ने वरिष्ठ यान को भाई गे को यहाँ बुलाने के लिए कहा, मुझे कहना होगा कि चाहे वह लेओयान की प्रवाहित ज्वाला उड़न का ठिकाना हो या आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल, मेरे पास वे नहीं है। यह ठीक है, ये ठीक है। गेकी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। अगर भाई त्रिपाठी इस तारा सम्राट टोकन को चाहते हैं तो इस गे को वापस जाने और वंशज को रिपोर्ट करने की अनुमति दे। अगर वंशज सहमत है तो इसे भाई त्रिपाठी और मिस त्रिपाठी ज्वाला को देना कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, त्रिपाठी जीवक्ति एक पल के लिए चकित था, इससे पहले कि वह अपना हाथ हिलाता और कहता, इस त्रिपाठी का मतलब वह नहीं था। हालांकि इस तारा सम्राट टोकन के अंदर सील की गई दिव्य तकनीक सक्रिय हो गई है, यह अभी भी महान सम्राटों द्वारा परिष्कृत कुछ है, इसलिए इसका मूल्य असाधारण है। इस त्रिपाठी को यह मुफ्त में नहीं मिलेगा। अगर मैं पूछ सकता हूँ, क्या वरिष्ठ के ज्ञान सागर के साथ कुछ गलत है? त्रिपाठी जीवक्ति की जांच सुनकर यानपेई की आंखें चमक गई। गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था कि वह इतना कुछ अनुमान लगा सकता था। छिपे हुए मालिक के एक पुराने दोस्त के रूप में यानपेई स्वाभाविक रूप से जानता था कि दूसरे पक्ष ने इस बार किसी चीज को विनिमय करने के लिए तारा सम्राट टोकन को क्यों निकाला था। क्या त्रिपाठी जीवक्ति को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया था कि गेकी ने बिना किसी संकोच के इसे आसानी से स्वीकार कर लिया, सिर हिलाते हुए जैसा कि उसने कहा, जो भाई त्रिपाठी ने कहा वह सही है। आधा साल पहले मेरे वंशज को एक खलनायक द्वारा साजिश रची गई थी और उसके ज्ञान सागर को जहर दिया गया था, इसलिए उसे एक प्रवाहित ज्वाला उड़न और आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल की आवश्यकता थी। मेरे वंशज के अनुसार केवल ये दो चीजें ही उसके ज्ञान सागर जहर को ठीक कर सकती थी। एपिसोड नंबर 1382। तो यह ऐसा है। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे जैसे वह पहुंच गया और अपने अंतरिक्ष रिंग को छुआ। एक जेड बोतल बाहर निकाल रहा था और इसे गेकी को सौंप रहा था। हालांकि मेरे पास लियोयान की प्रवाहित ज्वाला उड़न या आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल नहीं है। भाई गे भी एक नजर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये गोली वरिष्ठ गे की आवश्यकताओं को पूरा करती है। कुछ शब्दों के बाद, हालांकि गेकी का भाव अभी भी थोड़ा संयमित था, उसका मनोदशा आखिरकार स्थिर हो गया था। त्रिपाठी जीवक्ति को संदेह से देखते हुए वह मुस्कुराया और जेड बोतल को स्वीकार करने के लिए अपने हाथ फैलाए। माफी मांगने के बाद गेकी ने ध्यान से बोतल का ढक्कन खोला और एक पल में एक सुगंधित खुशबू बाहर निकली, जिससे वह आश्चर्य में अपनी भान उठाता था। जैसे ही खुशबू ने उसकी नाक में प्रवेश किया, वह खुद को कुछ हद तक ताज़ा महसूस करने से नहीं रोक सका। बोतल से गोली बाहर निकालते हुए गेकी की आंखें बुलबुली हो गई। ये है। यानपेई, जो किनारे पर बैठा था, वह भी सीधा हो गया क्योंकि उसकी आंखें गोली पर स्थिर थीं। उसके चेहरे को अविश्वास के एक भाव से भर दिया गया था। हालांकि गेकी कई सालों से अपने बुजुर्गों के साथ एकांत में रह रहा था, एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक के रूप में उसके पास अभी भी पहचानने की कुछ क्षमता थी। खजाना संरचना मंडप के मुख्य नीलामीकर्ता के रूप में यानपेई ने इन वर्षों में असंख्य मूल्यवान वस्तुओं की नीलामी की थी, इसलिए उसकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। उनमें से दो ने तुरंत इस गोली की असाधारणता को देखा। एक उत्पत्ति ग्रेड उच्च रैंक गोली। यानपेई ने डर में बाहर निकाला, स्थिति में अंतर को अनदेखा करते हुए गेकी के हाथ से गोली छीन ली और ध्यान से जांच करने के लिए इसे अपनी हथेली में रखा। क्या ये वास्तव में एक उत्पत्ति ग्रेड उच्च रैंक गोली है? गेकी को भी लगता था कि वह सपना देख रहा है और अविश्वास में पूछा, हाँ, ये वास्तव में एक उत्पत्ति ग्रेड उच्च रैंक गोली है। ये रंग, ये खुशबू और इसके अंदर शामिल औषधीय प्रभावकारिता स्पष्ट रूप से एक उत्पत्ति ग्रेड उच्च रैंक गोली के स्तर पर है। यानपेई बुदबुदाया। कोई भी उसे अपनी शालीनता खो देने के लिए दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि छायांकित सितारा पर उत्पत्ति ग्रेड उच्च रैंक गोलियां एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं थीं। यहाँ सबसे उच्चतम रैंक जो एक रसायनज्ञ पहुंच सकता था वह उत्पत्ति ग्रेड निम्न रैंक था और उनके लिए आगे बढ़ना असंभव था। जैसा कि सभी जानते थे, जब रसायनज्ञ गोलियों को परिष्कृत करते थे तो उनकी विफलता की संभावना बहुत अधिक थी। इसलिए यहाँ तक कि उत्पत्ति ग्रेड निम्न रैंक रसायनज्ञ भी 100% निश्चितता के साथ उत्पत्ति ग्रेड निम्न रैंक गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं, ये कहने की हिम्मत नहीं करते थे। कभी कभी अगर कोई भाग्यशाली होता था तो एक उत्पत्ति ग्रेड मध्य रैंक गोली दिखाई देती थी, लेकिन प्रत्येक उत्पत्ति ग्रेड मध्य रैंक गोली एक अनमोल खजाना थी। भले ही एक सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया हो, इसे महान शक्तियों द्वारा छिपा दिया जाएगा, बाहरी दुनिया में कभी नहीं देखा जाएगा। जहां तक उत्पत्ति ग्रेड उच्च रैंक गोली का सवाल है, इसे सादे शब्दों में कहें, छायांकित सितारा पर कोई भी ऐसी गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता था। खजाना संरचना मंडप ने अनगिनत वर्षों में इन गोलियों में से कुछ प्राप्त की थी, लेकिन अपवाद के बिना वे सभी प्राचीन खंडहरों में पाई गई थी। प्रवाहित समय महान सम्राट के गुजरने के बाद इन गोलियों में से अधिकांश ने अपनी औषधीय प्रभावकारिता खो दी थी और अब उपयोग नहीं की जा सकती थी। इन गोलियों में से केवल एक को कभी नीलामी के लिए रखा गया था। यानपेई को अस्पष्ट रूप से याद था कि उस समय छायांकित सितारा की महान शक्तियों ने सभी इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। उस समय खजाना संरचना मंडप की नीलामी लगभग समय से पहले समाप्त हो गई थी। हर बार जब वह इसके बारे में सोचता था तो यानपेई को एक स्थायी डर महसूस होता था। लेकिन अब इतने सालों के बाद एक और उत्पत्ति ग्रेड उच्च रैंक गोली उसके सामने दिखाई दी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस गोली का कार्य क्या था, इसका मूल्य अमाप था। हालांकि चूंकि त्रिपाठी जीवक्ति ने इस समय इस गोली को बाहर निकाला था, यानपेई को इसके कार्य के बारे में कुछ अनुमान थे।
ये एक आत्मा शुद्धिकरण गोली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ यान ने इसके बारे में सुना है। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से मुस्कुराया इससे पहले कि वह चाय का एक घूंट लेता। एक आत्मा शुद्धिकरण गोली, ये वास्तव में एक आत्मा शुद्धिकरण गोली है। यान पेई ने राहत की एक सांस ली। ये वास्तव में लक्षणों के इलाज के लिए एक अच्छी गोली है। वरिष्ठ यान, आपका मतलब है? गेकी ने किनारे से चिंता में यान पेई को देखा और कमजोरी से पूछा। इसे लो। यान पेई ने अपने हाथ में आत्मा शुद्धिकरण गोली को एक जैड बोतल में रखा और इसे गेकी को फेंक दिया। यह आत्मा शुद्धिकरण गोली भाई गेकी संकट को हल करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल जितना प्रभावी नहीं है, यह उसे चाहिए प्रवाहित ज्वाला उड़न से बेहतर है। वास्तव में, गेकी खुशी से भर गया। ये वृद्ध मास्टर तुमसे झूठ क्यों बोलेगा? यान पेई ने सांस ली। कारण भाई गे ने आपसे इस गोली के लिए विनिमय करने के लिए नहीं कहा। वह शायद इसलिए है क्योंकि उसने सोचा था कि इस दुनिया में उत्पत्ति ग्रेड उच्च रैंक गोली जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए उसने अगली सबसे अच्छी चीज प्रवाहित ज्वाला उड़न या आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के लिए समझौता किया। लेकिन अब जब उसकी बीमारी के लिए इतनी अच्छी गोली है, तो उन चीजों की क्या जरूरत है? भाई गे का भाग्य काफी अच्छा है। ये सुनकर गेकी का चेहरा खुशी से भर गया और उसने जल्दी और ध्यान से आत्मा शुद्धिकरण गोली को अपने अंतरिक्ष रिंग में रखा इससे पहले कि वह त्रिपाठी जीवक्ति को धन्यवाद देता। जरूरत नहीं, भाई गे और मैं बस वही ले रहे हैं जो हमें चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति ने आकस्मिक रूप से अपना हाथ हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। यह आत्मा शुद्धिकरण गोली कुछ ऐसा था जो उसने पिछली बार जब वह एकांत में था तब परिष्कृत किया था। उसने पिछली बार बहुत सारी गोलियां परिष्कृत की थी, लेकिन उत्पत्ति ग्रेड उच्च रैंक गोलियां ज्यादा नहीं थी, उनमें से केवल 2 या 3 ही थी। यह आत्मा शुद्धिकरण गोली उनमें से एक होना हुआ था। नीलामी में त्रिपाठी जीवक्ति ने यान पेई से सुना था कि तारा सम्राट टोकन के मालिक प्रवाहित ज्वाला उड़न और आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के ठिकाने के लिए विनिमय करना चाहते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया था कि दूसरे पक्ष के ज्ञान सागर के साथ कुछ गलत था, और अगर ऐसा था तो यह आत्मा शुद्धिकरण गोली निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प थी। गेकी ने आत्मा शुद्धिकरण गोली ली और स्वाभाविक रूप से तारा सम्राट टोकन को त्रिपाठी जीवक्ति को सौंप दिया। थोड़ी देर के लिए इसके साथ खिलवाड़ करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि यह लगभग पिछली बार लियू यान के रेगिस्तान में प्राप्त तारा सम्राट टोकन के समान था, इसलिए उसने इसे अपने अंतरिक्ष रिंग में फेंक दिया। गेकी ने अपना कार्य पूरा करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से इस जगह को छोड़ने और अपने परिवार वंशज के पास लौटने के लिए इंतजार नहीं कर सका ताकि वह आत्मा शुद्धिकरण गोली ले सके। जाने से पहले गेकी ने गंभीरतापूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, अगर परिवार वंशज इस आपदा से बच जाते हैं तो वह निश्चित रूप से आपसे मिलने आएंगे। मुझे उम्मीद है कि बहन त्रिपाठी उन अपराध नहीं लेगी। ऐसा कहते हुए गेकी ने फिर से यान पेई को झुका दिया और जल्दी से दूर चला गया। कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी नाक रगड़ी और यान पेई के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। दोनों भ्रमित भाव पहनते थे। जाने से पहले गेकी के शब्दों का एक गहरा अर्थ था। उसने कहा कि उसका परिवार वंशज त्रिपाठी युन से मिलने जा रहा था, न कि त्रिपाठी जीवक्ति से, जो काफी दिलचस्प था। वरिष्ठ यान, ये भाई गे छोटे दोस्त को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा वह पुराना दोस्त वास्तव में मिलने आता है तो आप स्वाभाविक रूप से उसकी उत्पत्ति जानेंगे। अगर वह नहीं आता है तो यह वृद्ध मास्टर बाहरी लोगों को नहीं बताएगा कि उसकी पहचान क्या है। हालांकि एक बात है जो छोटे दोस्त को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरा ये पुराना दोस्त लंबे समय से एकांत में है, वह अभी भी उस समय में एक प्रसिद्ध चरित्र था। यान पेई थोड़ा मुस्कुराया, अत्यंत गूढ़ दिखाई देता था इससे पहले कि वह अचानक एक कम आवाज में पूछता, ठीक है छोटे दोस्त त्रिपाठी, आत्मा शुद्धिकरण गोली जिसे आपने अभी बाहर निकाला। त्रिपाठी जीवक्ति कैसे नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। जल्दी से सिर हिलाते हुए उसने कहा, नहीं बस इतना ही। यान पेई ने जाहिर तौर पर इतनी आसानी से उस पर विश्वास नहीं किया और उसे परेशान करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक विचारशील नजर घुमाए और पूछा, क्या ये गोली कुछ ऐसा है जो छोटे दोस्त को अतीत में मिला था? वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। शायद वरिष्ठ यान ये भी जानते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन बाहरी दुनिया में भी उत्पत्ति ग्रेड उच्च रैंक गोलियां दुर्लभ खजाने हैं, इसलिए मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना होगा। तो यह ऐसा है। यान पेई ने राहत की एक सांस ली और मुस्कुराया, ये ठीक है। अगर छोटे दोस्त त्रिपाठी एक दिन कुछ अन्य अच्छी गोलियां खोजते हैं तो आप उन्हें नीलामी के लिए मेरे खजाना संरचना मंडप को सौंप सकते हैं। कीमत निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगी। निश्चित रूप से, त्रिपाठी जीवक्ति ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया। यान पेई हंसते हुए बोला और उठ गया। अच्छा, ये वृद्ध मास्टर छोटे दोस्त त्रिपाठी के अनुरोध को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। अगर मुझे वास्तव में कुछ अच्छे पृथ्वी विशेषता सर्वोच्च खजाने मिलते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। त्रिपाठी जीवक्ति भी खड़ा हुआ, फिर ये जूनियर विदा लेगा। खजाना संरचना मंडप से बाहर आते हुए त्रिपाठी जीवक्ति के चेहरे पर एक भारी भाव था, क्योंकि उसने समय समय पर त्रिपाठी ज्वाला पर एक नजर डाली। गुप्त रूप से सोच रहा था कि इस महिला ने उससे मिलने से पहले क्या किया था और गेकी उसे देखकर इतना घबराया और सावधान क्यों था। उसे कोई सुराग नहीं था। त्रिपाठी ज्वाला एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति थी और जितना अधिक वह उसके संपर्क में आता था उतना ही वह उसके माध्यम से नहीं देख सकता था।
हालांकि एक बात थी जो त्रिपाठी जीवप्ती को पक्का थी, और वह ये थी कि त्रिपाठी ज्वाला के पास उसके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं थे। त्रिपाठी जीवप्ती, ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। स्वर्गीय भाग्य शहर छोड़ने के बाद त्रिपाठी ज्वाला ने अचानक फुसफुसाया। ओह, ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत अपनी दिव्य चेतना जारी की और जल्द ही देखा कि वास्तव में आसपास छिपे हुए लोग थे, लेकिन उनकी खेती बहुत अधिक नहीं थी। उनका नेतृत्व करने वाला केवल पहले क्रम उत्पत्ति वापसी क्षेत्र का एक सदस्य था, और ऐसा नहीं लगता था कि वे एक ही समूह के थे। हालांकि इन लोगों के बुरा इरादे थे, उन्होंने कोई हत्या का इरादा नहीं दिखाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए विचार किया और तुरंत समझा कि कौन उन्हें देख रहा था, इसलिए वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, उनकी चिंता न करें, ये स्वर्गीय भाग्य शहर है, वे यहाँ चलने की हिम्मत नहीं करेंगे। चलो पहले वापस जाते हैं। ऐसा कहते हुए उसने और त्रिपाठी ज्वाला ने ड्रैगन गुफा पहाड़ की ओर उड़ने के लिए अपने आंदोलन कौशल का उपयोग किया। एक पल बाद दो पहाड़ रक्षा सरनी के सामने पहुंच गए। उतरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने आदेश दिया, तुम पहले वापस जाओ, मैं इन लोगों से बात करूंगा। हाँ, त्रिपाठी ज्वाला ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा, इससे पहले कि सीधे अंदर चलना शुरू कर देता। पहाड़ रक्षा सरनी त्रिपाठी ज्वाला को थोड़ा भी नहीं रोक सकी, जिससे वह सीधे अंदर चल सके। उसकी आकृति एक पल में गायब हो गई। त्रिपाठी ज्वाला के जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती मुड़ गया। उसके मुंह के कोने थोड़ा बढ़ गए क्योंकि उसने जोर से बाहर निकाला, आप सभी मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हैं, आप खुद को क्यों नहीं दिखाते? आसपास शांत था और कोई आंदोलन नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती आश्चर्यचकित नहीं था और बस मुस्कुराया, चूंकि आप खुद को नहीं दिखाएंगे, मैं अंदर जाऊंगा। अगर भाग्य चाहता है तो हम फिर से मिलेंगे। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में जाने वाला था, आसपास छिपे हुए कृषक आखिरकार खुद को रोक नहीं सके। बाईं ओर एक लहर फैल गई और 5 या 6 लोगों का एक समूह अजीब रूप से दिखाई दिया, जबकि दाईं ओर कृषक की कई आकृतियां भी दिखाई दी। जैसे ही लोगों के 2 समूह दिखाई दिए, उन्होंने एक दूसरे को जोर से घूरना शुरू कर दिया, जैसे वे एक दूसरे के गले पर कूदने के लिए तैयार थे। बाईं ओर लोगों के समूह में उन पर दानवी शक्ति के कुछ निशान थे और उनके कपड़े पक्षियों, मछलियों, कीटों और जानवरों के पैटर्न के साथ कढ़ाई किए गए थे। कहने की जरूरत नहीं है, ये लोग असंख्य पशु पहाड़ से थे। केवल असंख्य पशु पहाड़ के शिष्य, जो पूरे दिन राक्षस जानवर से निपटा करते थे, दानवी शक्ति से दूषित होंगे। जहां तक दाईं ओर समूह का सवाल है, हालांकि उनकी खेती बाईं ओर के समान थी, उनकी जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से अधिक थे और उनके शरीरों पर खून की एक फीकी गंध थी। दानव रक्त मंदिर से लोग। त्रिपाठी जीवप्ती की नजर दाईं ओर समूह में एक निश्चित व्यक्ति पर पड़ी और अपनी भान उठाए, अपनी मुट्ठी बांधी और मुस्कुराते हुए, भाई डेंग, बहुत समय हो गया। आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया और एक लाचार भाव दिखाया, इससे पहले कि विनम्रता वापस कर देता, भाई त्रिपाठी, आप अभी भी हमेशा की तरह सुंदर हैं। उनमें से 2 ने शब्दों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे से काफी परिचित लगते थे, जिससे बाईं ओर असंख्य पशु पहाड़ के शिष्यों के भाव थोड़ा बदल गए, जबकि दाईं ओर उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के नेता खुश दिखाई दिए और डैंग उपनाम के कृषक से पूछा, क्या आप इस छोटे भाई को जानते हैं? एपिसोड नंबर 1383। हाँ, अपने बुजुर्ग के सवाल को सुनकर डैंग उपनाम के कृषक ने लाचारी से सिर हिलाया। ओह, उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक खुशी से दिखाई दिया, चूंकि आप एक दूसरे को जानते हैं, चीजें आसान होंगी। डैंग निंग, इस छोटे भाई को बताओ कि बुजुर्ग जिनशी को गहन सोने का वह टुकड़ा चाहिए, देखो कि क्या वह इससे अलग होने को तैयार है। ये दानव रक्त मंदिर शिष्य डैंग निंग के अलावा और कोई नहीं था, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती पहले मिल चुका था। जब वो लियुयान के रेगिस्तान से निकला तो त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे अपने साथी पंथ शिष्यों में से 2 द्वारा पीछा करते हुए हुआ था। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे एक हाथ दिया था। दानव रक्त धागा गुप्त तकनीक डैंग निंग से प्राप्त किया गया था और त्रिपाठी जीवप्ती को एक बड़ी मदद मिली थी। बाद में डैंग निंग ने एहसान वापस किया और त्रिपाठी जीवप्ती को वहां अंतरिक्ष श्रृंखला का उपयोग करने के लिए नेतृत्व किया, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को दूसरे शहर में टेलीपोर्ट करने और स्वर्गीय भाग्य शहर लौटने की अनुमति मिली। अकेले इस रिश्ते से त्रिपाठी जीवप्ती का डैंग निंग पर एक अच्छा प्रभाव था। हालांकि दानव रक्त मंदिर शिष्य त्रिपाठी जीवप्ती से आया था, वह बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके साथ एक निजी रिश्ता होना निश्चित रूप से एक समस्या नहीं थी। सिर हिलाते हुए डैंग निंग ने त्रिपाठी जीवप्ती को लाचारी से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ उठाया और कहा, भाई डैंग, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि यह गहन सोना मेरे द्वारा प्राप्त किया गया था, इसलिए मेरे लिए इसे सौंपना बिल्कुल असंभव है। मुझे डर है कि मुझे सभी को निराश करना होगा, कृपया वापस जाएं। दानव रक्त मंदिर के उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक का चेहरा डूब गया और वह कुछ कहने वाला था। दूसरी ओर असंख्य पशु पहाड़ का एक भारी आदमी हंसते हुए बोला, छोटे लड़के, इतने निर्दयी मत बनिए। पहले फैसला करने से पहले मेरे असंख्य पशु पहाड़ की शर्तों को सुने। हालांकि मेरा असंख्य पशु पहाड़ स्वर्ग लड़ाई संघ या मेघ तूफान पंथ के साथ तुलनीय नहीं है, यह अभी भी एक प्रथम श्रेणी का पंथ है। हम निश्चित रूप से आपको एक नुकसान नहीं होने देंगे। अगर आप कुछ चाहते हैं तो कोई भी मना नहीं करेगा। उनके शब्द आकस्मिक थे, लेकिन उनमें धमकी का एक संकेत था। दानव रक्त मंदिर के उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक ने तुरंत जवाब दिया, दोस्त का स्वर काफी साहसी है, आप और क्या शर्तें पेश कर सकते हैं? अगर उसके पास पर्याप्त पूंजी थी,
आपने नीलामी में वापस क्यों ले लिया? 10,000 पशु पहाड़ का लंबा और मजबूत आदमी ने ठंडक से सांस ली। इसके बजाय उसने त्रिपाठी जीवक्ति को घूर लिया। उसके होंठ चुप गए क्योंकि उसने अपनी दिव्य चेतना को उसे प्रेषित किया। युवा आदमी, मुझे नहीं लगता कि आपके पास संत क्रिस्टल की कमी है, अन्यथा उन्होंने नीलामी में इतनी उच्च कीमत नहीं लगाई होगी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमारा 10,000 पशु पहाड़ क्या करता है। ये कैसा रहेगा? मैं आपको 37वें ग्रेड राक्षस जानवर देने का फैसला कर सकता हूँ। 8वें ग्रेड राक्षस जानवर, और मैं आपको जानवर वश में करने की तकनीक सिखाऊंगा जब तक आप मुझे गहन सोने का वह टुकड़ा देंगे। हाँ, आपका छोटा पहाड़ एक बड़ा क्षेत्र पर कब्जा नहीं करता है, इसलिए अगर आपके पास इसकी रक्षा के लिए ये राक्षस जानवर हैं, तो यह अभेद्य होगा। हालांकि मैं बहुत अधिक गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी आपको उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। आप क्या कहते हैं? ईमानदारी से कहा जाए, ये कीमत उच्च नहीं थी, लेकिन ये कम भी नहीं थी। लेकिन यह निश्चित रूप से सन क्रिस्टल की संख्या से मेल नहीं खाती थी जो त्रिपाठी जीवक्ति भुगतान करने को तैयार था। आखिरकार एक 7वें ग्रेड राक्षस जानवर केवल एक संत कोटि कृषक के बराबर था, जबकि एक 8वें ग्रेड केवल एक संत राजा के बराबर था। 10,000 पशु पहाड़ स्पष्ट रूप से इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता था, और ड्रैगन गुफा पहाड़ की रक्षा आत्मा श्रृंखलाओं की कई परतों द्वारा की गई थी। तो इन राक्षस जानवरों का क्या उपयोग होगा? जैसे भले ही दूसरा पक्ष कुछ ईमानदारी दिखा रहा था, त्रिपाठी जीवक्ति ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। 10,000 पशु पहाड़ से आदमी झुक गया और अपनी आवाज को प्रेषित करना जारी रखा। मैं 5 और 8वें ग्रेड राक्षस जानवर जोड़ूंगा। ये सबसे उच्चतम कीमत है जो मेरा 10,000 पशु पहाड़ पेश कर सकता है। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचें। मैंने पहले ही कहा, गहन सोना पहले ही मेरे हाथों में गिर गया है, इसलिए मेरे लिए इसे सौंपना असंभव है। आपकी महिमा, कृपया वापस जाएं। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे फीका दिखाया। छोटे लड़के, केवल पीने के लिए मजबूर होने के लिए एक टोस्ट को मना न करें। क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं इस छोटे पहाड़ को अभी सपाट नहीं करूंगा? भारी आदमी एक क्रोध में उड़ गया। त्रिपाठी जीवक्ति का बेशर्म रवैया उसे बहुत परेशान करता था। इस आदमी की धमकियों को सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति ने दांत दिखाए। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि आप मेरे ड्रैगन गुफा पहाड़ को कैसे सपाट करते हैं। तुम मौत की अदालत करते हो। भारी आदमी की आंखों में हत्यारा इरादा चमक गया, लेकिन जल्द ही उसे कुछ याद आया और आसपास सतर्कता से देखा। केवल दानव रक्त मंदिर के लोगों को बड़ी रुचि के साथ उसे घूरते हुए देखने के लिए, जैसे वे तुरंत इस छोटे लड़के के साथ लड़ना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। तुरंत भारी आदमी का दिल कस गया क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने हमला किया तो वह केवल दानव रक्त मंदिर के इन लोगों को फायदा पहुंचाएगा। इसलिए उसने जल्दी से अपने गुस्से को दबा दिया, सांस ली और एक अच्छे शो को देखने के एक मुद्रा को मानते हुए किनारे पर खड़ा हो गया। चूंकि वह गहन सोना प्राप्त नहीं कर सका, वह स्वाभाविक रूप से दानव रक्त मंदिर के इन लोगों को इसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सकता था, अन्यथा वह बुजुर्ग फैन को वापस रिपोर्ट करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा ये जगह स्वर्गीय भाग्य शहर के करीब थी, इसलिए उसने इच्छा पर लोगों को मारने की हिम्मत नहीं की। अगर इसकी वजह से नहीं होता तो उन्हें इस बार कार्य करने का मौका कैसे मिल सकता था? बूढ़ी महिला फैंग और जिनशी पहले ही व्यक्तिगत रूप से त्रिपाठी जीवक्ति के पास आए होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्वर्गीय भाग्य शहर के क्षेत्र में थे और कमजोरों को धमकाने के आरोपी नहीं होना चाहते थे कि इन 2 तीसरे क्रम उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स ने गहन सोने पर चर्चा करने के लिए अपने संबंधित शिष्यों को त्रिपाठी जीवक्ति के पास भेजा, यह उम्मीद करते हुए कि त्रिपाठी जीवक्ति सामरिक होगा और गहन सोने को सौंप देगा। दानव रक्त मंदिर से उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर ने असंख्य पशु पहाड़ के लोगों को उसकी ओर देखते हुए देखा और कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। जोर से घोषित किया, मुझे नहीं पता कि असंख्य पशु पहाड़ से ये दोस्त आपको क्या कीमत दे रहा है, लेकिन मेरा दानव रक्त मंदिर आपको 20 उत्कृष्ट सुंदरियां देने को तैयार है। इस प्रस्ताव के बारे में छोटा लड़का क्या सोचता है? ऐसा कहते हुए उसने आत्मविश्वास से त्रिपाठी जीवक्ति को देखा, जैसे उसे लगता था कि कोई भी ऐसे प्रस्ताव को मना नहीं कर सकता है। जब असंख्य पशु पहाड़ के लोगों ने ये सुना तो उनके सभी भाव बहुत बदल गए। भारी आदमी ने भी ठंडी हवा की एक सांस ली। 20 रक्त गुलाम, आपका महान मंदिर वास्तव में उदार है। ऐसा कहने के बाद उसने कुछ हद तक बेचैनी से त्रिपाठी जीवक्ति पर नजर डाली। डर था कि वह तुरंत सहमत हो जाएगा। आखिरकार 20 रक्त गुलामों का लालच सामान्य लोगों के लिए मना करने के लिए बहुत बड़ा था। अगर दानव रक्त मंदिर उसे ऐसे लाभ देने को तैयार था तो वह तुरंत असंख्य पशु पहाड़ को धोखा देगा और दानव रक्त मंदिर में शामिल हो जाएगा। हे बुजुर्ग जिनशी की गुप्त तकनीक की तुलना में 20 रक्त गुलाम क्या हैं? दानव रक्त मंदिर समूह के नेता ने हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को देखा और कहा, रक्त गुलाम केवल मेरे दानव रक्त मंदिर द्वारा छायांकित सितारा पर खेती की जा सकती है, लेकिन अगर कुछ विशेष समारोह किया जाता है तो रक्त गुलाम पूरी तरह से आपके आदेशों का पालन करेगा, मौत तक आपके प्रति वफादार रहेगा। इससे भी अधिक, प्रत्येक रक्त गुलाम की मूल्यांक शक्ति कृषक की जीवन शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। ऐसा कहते हुए वह अचानक उसके पीछे एक महिला की ओर मुड़ गया और एक बुराई मुस्कान का खुलासा किया, यह मेरे रक्त गुलामों में से एक है। जल्द ही बाद उसने एक आदेश दिया जिसने सभी के जबड़े को गिरा दिया। अपने कपड़े उतारो। महिला ने यह सुना और चकित थी। उसका चेहरा पीला हो गया क्योंकि उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप गया।
इस महिला में चित्र के समान चेहरे की विशेषताएं और एक सुंदर कमर थी जो उसे एक अत्यंत आकर्षक उपस्थिति देती थी। यह अज्ञात था कि उसने किस तरह की मोहक तकनीक की खेती की थी, लेकिन उसकी भान में एक लुभावना आकर्षण था। उसकी खेती कम नहीं थी, कम से कम एक पहले क्रम संत राजा, लेकिन दानव रक्त मंदिर के आदमी के आदेशों को सुनने के बाद उसने वास्तव में सभी के सामने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। अपने पतले होंठ काटते हुए महिला का चेहरा पीला हो गया, स्पष्ट रूप से अनिच्छुक, लेकिन वह इस आदमी के आदेश का पालन करने में असमर्थ थी। सरसराहट की आवाजें बाहर निकली क्योंकि 10,000 पशु पहाड़ के पुरुष शिष्य हैरान थे। निगलने की आवाज लगातार सुनी जा सकती थी और कुछ महिला शिष्यों ने भी घृणा की नजर का खुलासा किया, अंतहीन थूकते थे। कपड़े का टुकड़ा उतारा गया था और बहुत जल्द ही महिला केवल अंडरगारमेंट्स के साथ छोड़ दी गई थी जो उसके महत्वपूर्ण हिस्सों को ढकती थी। उसकी त्वचा ठीक जैद की तरह बर्फ सफेद थी और उसका शरीर एक लुभावना चमक के साथ प्रसारित था जिससे किसी की भूख जागृत हो गई थी। विशेष रूप से इस तरह का खिलवाड़ भाव जो किसी भी आदमी के लिए अत्यंत घातक था, जिससे किसी का खून उबलता था। ये देखकर कि वह वास्तव में अपने अंडरगारमेंट्स को उतारने वाली थी, त्रिपाठी जीवक्ति खुद को झुकने से नहीं रोक सका, अधीरता का एक भाव दिखाते हुए, जैसा कि उसने जल्दी से कहा, मैं यह आखिरी बार कहूंगा, मैं गहन सोना नहीं सौंपूंगा। आपको मुझे और परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। दानव रक्त मंदिर के उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को घूर लिया और एक कम आवाज में पूछा, लड़के, क्या आप वास्तव में इतने दृढ़ होना चाहते हैं? बातचीत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने बस उसे उदासीनता से घूर लिया, कुछ और कहने के लिए बहुत आलसी था। अच्छा, उच्च आकांक्षाओं वाले युवा लोग, मुझे उम्मीद है कि आपका जीवन कागज जितना पतला नहीं होगा। आदमी ने सांस ली, इन निर्दयी शब्दों को पीछे छोड़कर इससे पहले कि वह समझदारी से त्रिपाठी जीवक्ति पर हमला नहीं करता, अपना हाथ हिलाता और दानव रक्त मंदिर के शिष्यों को दूर ले जाता। रक्त गुलाम के जाने से पहले उसने धीरे से त्रिपाठी जीवक्ति को अपने चेहरे पर कृतज्ञता के एक भाव के साथ सिर हिलाया। जमीन पर कपड़े पकड़कर उसका कोमल शरीर फड़फड़ाया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। डैंगनिंग ने भी त्रिपाठी जीवक्ति को अपनी मुट्ठी बांधी, उसके चेहरे पर एक माफी मांगने वाला भाव था इससे पहले कि वह अपने बुजुर्गों के साथ पीछे हट जाता। दानव रक्त मंदिर के लोगों के जाने के बाद असंख्य पशु पहाड़ समूह का नेतृत्व करने वाला भारी आदमी हंसते हुए बोला, लड़के, आपको इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। अगर आपने अपना मन बना लिया है तो स्वर्गीय भाग्य शहर आएं और मुझे ढूंढें। जिन शर्तों का मैंने पहले प्रस्ताव किया था उन्हें किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है। उसका चेहरा सद्भावना से भरा हुआ था, जैसे कि सभी अप्रियता जो उसके पास एक पल पहले त्रिपाठी जीवक्ति के साथ थी उसकी कल्पना का एक टुकड़ा थी। ऐसा कहने के बाद उसने अपने लोगों को लिया और चला गया। संघर्ष दूर होने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने गुप्त रूप से झुक गया। उसने पाया कि हाल ही में उसने अधिक से अधिक दुश्मन बनाए थे, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। गहन सोना वास्तव में उसके लिए बहुत उपयोग का था, इसलिए वह इसे आसानी से सौंप नहीं सका। इसके अलावा ड्रैगन गुफा पहाड़ स्वर्गीय भाग्य शहर के करीब था और छाया चंद्रमा हॉल के संरक्षण में था। हालांकि छाया चंद्रमा हॉल त्रिपाठी जीवक्ति और यादव परिवार के बीच विभिन्न शिकायतों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अगर असंख्य पशु पहाड़ और दानव रक्त मंदिर ड्रैगन गुफा पहाड़ पर हमला करते हैं तो छाया चंद्रमा हॉल निष्क्रिय रूप से नहीं बैठेगा। इन दो शक्तियों को फिलहाल अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन यादव परिवार को माना जाना चाहिए। मूल रूप से त्रिपाठी जीवक्ति ने पिछली बार एकांत से बाहर आने के बाद यादव परिवार के साथ इसको तय करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसे पता चला कि ये भी यादव परिवार में था और ऐसा लगता था कि यहाँ तक कि समुद्र हृदय पंथ के लोग भी यादव परिवार में भाग गए थे, तो त्रिपाठी जीवक्ति को कार्य करना कुछ हद तक मुश्किल लगा। ड्रैगन गुफा पहाड़ की रक्षात्मक शक्ति बिल्कुल निर्विवाद थी, लेकिन आक्रामक शक्ति के मामले में ये वास्तव में कुछ हद तक कमी थी। इस मामले पर ध्यान से विचार करने की आवश्यकता होगी। यूए के संबंध में त्रिपाठी जीवक्ति अभी भी काफी सावधान था। सिर्फ ये तथ्य कि दूसरा पक्ष अपनी कटी हुई बांह को फिर से उगा सकता था उसे झटका देने के लिए पर्याप्त था, इसलिए यूए की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझने से पहले जल्दबाजी में कार्य करना अविवेकपूर्ण होगा। ऐसा सोचकर त्रिपाठी जीवक्ति मुड़ गया और पहाड़ रक्षा सरणी में चला गया। त्रिपाठी ज्वाला आगे उसका इंतजार कर रहा था और आराम करने नहीं गया था, इसलिए जब उसने त्रिपाठी जीवक्ति को सुरक्षित रूप से वापस आते हुए देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं था और बस उसे संकेत दिया इससे पहले कि वह गुफा भवन की ओर चलता था। त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से मुस्कुराया और धीरे धीरे पीछा किया। गुफा भवन के अंदर दोनों आमने सामने बैठे थे और त्रिपाठी ज्वाला ने अपना हाथ फैलाया और कहा, मुझे तारा सम्राट टोकन देखने दो। एपिसोड नंबर 1384। मानो उसने त्रिपाठी ज्वाला को ये कहते हुए उम्मीद की हो। त्रिपाठी जीवक्ति थोड़ा मुस्कुराया और तारा सम्राट टोकन जो उसने गेकी के साथ विनिमय किया था वह त्रिपाठी ज्वाला को सौंप दिया। त्रिपाठी ज्वाला ने इसे प्राप्त किया। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था क्योंकि उसने धीरे से इसे सहलाया। उसका भाव बदलता रहा क्योंकि याद का एक निशान उसकी सुंदर आंखों में चमक गया। त्रिपाठी जीवक्ति किनारे पर बैठा था, उसे परेशान करने की परेशानी नहीं उठाता था। आधे घंटे के बाद त्रिपाठी ज्वाला के चेहरे पर अजीब भाव गायब हो गया क्योंकि उसने एक भारी सांस ली और तारा सम्राट टोकन को वापस त्रिपाठी जीवक्ति को सौंप दिया। इस चीज को अच्छी तरह से रखें, ये भविष्य में बहुत उपयोग का हो सकता है।
महान उपयोग। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भान उठाए, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? मुझे नहीं पता। त्रिपाठी ज्वाला ने धीरे से सिर हिलाया, ये सिर्फ मेरी भावना है। भले ही आप मुझे इसे समझाने के लिए कहें तो मैं सक्षम नहीं होऊंगा। हालांकि यह निश्चित रूप से कुछ रहस्य छिपाता है, और यह अफवाह है कि महान सम्राटों ने अपने जीवनकाल में कुल 10 तारा सम्राट टोकन परिष्कृत किए थे। शायद हमें रहस्य को खोलने के लिए सभी 10 एकत्र करने की जरूरत है। ऐसा कहने के बाद वह आत्म तिरस्कार से हंसती थी, लेकिन सभी 10 तारा सम्राट टोकन एकत्र करना बस बहुत मुश्किल है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने जीवनकाल में एक प्राप्त करना पहले से ही एक महान अवसर है, तो वे संभवतः सभी 10 कैसे एकत्र कर सकते हैं? क्या ऐसा है? त्रिपाठी जीवक्ति ने एक अजीब मुस्कान दिखाई, मेरे पास यहाँ और है। क्या? त्रिपाठी ज्वाला ने आश्चर्य में उसे देखा, इससे पहले कि उसकी सुंदर आंखें चौड़ी हो जाती, क्योंकि उसने दूसरे तारा सम्राट टोकन को घूर लिया जो अजीब रूप से त्रिपाठी जीवक्ति के हाथ में दिखाई दिया था। लंबे समय तक अवाक रहा। ये तारा सम्राट टोकन मूल रूप से वही था जो गेकी ने विनिमय किया था, और कोई अंतर नहीं था। इसके अंदर बंद दिव्य तकनीक सक्रिय हो गई थी, लेकिन अवशिष्ट सम्राट दबाव अतुलनीय रूप से स्पष्ट था। जाहिर है ये भी कुछ ऐसा था जो महान सम्राटों द्वारा परिष्कृत किया गया था। हालांकि यह अंत नहीं था, क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना हाथ पलटा और एक और तारा सम्राट टोकन दिखाई दिया। जब त्रिपाठी ज्वाला ने तीसरा तारा सम्राट टोकन देखा तो वह अपने हाथ से अपना मुंह ढकने से नहीं रोक सकी, क्योंकि उसकी सुंदर आंखें हिंसक रूप से कांपती थीं, क्योंकि उसने बुदबुदाया, क्या ये हो सकता है? ये तीसरा तारा सम्राट टोकन स्पष्ट रूप से पिछले 2 से अलग था। हालांकि इसकी उपस्थिति समान थी, ऊर्जा के उतार चढ़ाव जो उसने दिया था उसके कारण किसी का दिल धड़कता था। त्रिपाठी ज्वाला अनुभवी और जानकार थी, तो वह अपने छिपे हुए रहस्यों को कैसे नहीं देख सकती थी? हाँ, ये एक अक्षुवण तारा सम्राट टोकन है। त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से मुस्कुराया और इसे त्रिपाठी ज्वाला को फेंक दिया। त्रिपाठी ज्वाला ने एक उत्तेजना में इसे लिया। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। जब अक्षुवण तारा सम्राट टोकन त्रिपाठी ज्वाला द्वारा पकड़ा गया था तो एक लहरदार आभा नग्न आंख के लिए दृश्यमान थी, और साथ ही साथ तारा सम्राट टोकन से एक तेज पक्षी रो निकला। ये पक्षी रो एक गौरैया के समान था, लेकिन यह अत्यंत जोरदार और स्पष्ट था। साथ ही साथ अपनी पूंछ पर लंबे पंखों के साथ एक सियान पतली पक्षी पैटर्न गायब होने से पहले तारा सम्राट टोकन पर चमक गया। तुरंत बाद त्रिपाठी ज्वाला के शरीर में संत शक्ति के उतार चढ़ाव तारा सम्राट टोकन में शामिल ऊर्जा के साथ गूंजते थे, और उनमें से दोनों अनजाने में उठते थे। एक जोरदार चीखने की आवाज के साथ गुफा भवन के अंदर आभा राजक हो गई, और एक मजबूरी जिसके कारण त्रिपाठी जीवक्ति पीला हो गया अचानक आकाश से उतर गई। त्रिपाठी जीवक्ति बिल्कुल नहीं समझता था कि क्या चल रहा था, और जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपनी बैंगनी ढाल को बुलाया, जबकि अपनी संत शक्ति को परिसंचारी कर रहा था। तभी उसने त्रिपाठी ज्वाला की स्थिति की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की। एक संक्षिप्त जांच के बाद त्रिपाठी जीवक्ति आश्चर्यचकित था। उसने पाया कि त्रिपाठी ज्वाला ने असामान्य के कोई संकेत नहीं दिखाए, और इसके बजाय तारा सम्राट टोकन से किसी तरह का संदेश प्राप्त करते हुए दिखाई दिया। उसकी सुंदर आंखें बंद थीं, उसकी पलकें कांपती थीं, और उसकी भान समय समय पर झुक जाती थी। ये दृश्य ज्यादा देर तक नहीं चला, केवल 1 दर्जन सांस का समय। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति सोच रहा था कि क्या करना है, त्रिपाठी ज्वाला ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसके सामने तैरते हुए तारा सम्राट टोकन को पकड़ लिया और धीरे से जमीन पर तैर गई। उसे सोच समझकर घूर रही थी। क्या हुआ? त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से पूछा। त्रिपाठी ज्वाला ने उसे देखा और सीधे अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने अभी तक इसे परिष्कृत नहीं किया है। क्या आपने किया है? इस चीज को परिष्कृत किया जा सकता है। त्रिपाठी जीवक्ति हैरान था। त्रिपाठी ज्वाला हल्के से मुस्कुराए। ये भी एक तरह की कलाकृति है, लेकिन यह एक बार उपयोग कलाकृति है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे परिष्कृत किया जा सकता है। सौभाग्य से आप इसे छिपा रहे हैं और अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है, अन्यथा आप मर जाते। त्रिपाठी जीवक्ति ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। बुद्धा पूर्वज ने पहले ही उसे ये बताया था, इसलिए भले ही इन वर्षों में स्थिति अधिक खतरनाक हो गई थी, उसने कभी भी इस तारा सम्राट टोकन का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। इस तरह का ट्रम्प कार्ड जो उसे अपने दुश्मनों के साथ एकजुट होने देगा, वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह आसानी से बाहर निकाल देता। आप बहुत सारी चीजें जानते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे देखते हुए थोड़ा झुक गया। आप क्या कहना चाहते हैं? त्रिपाठी ज्वाला ने थोड़ा बेचैन अपने लाल होंठ हल्के से झुकाए। चूंकि आप पिछली बार बिना किसी कारण के कोमा में गिर गए थे, मुझे लगता है कि आप बहुत बदल गए हैं। आप क्या छिपा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे नहीं बता सकते हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने इन दिनों में जो संदेह पैदा किया था, उसे बोलने का फैसला किया, खासकर आज। जब गेकी ने त्रिपाठी ज्वाला को देखा तो उसने ऐसा काम किया जैसे उसने एक भूत देखा हो, लेकिन त्रिपाठी ज्वाला ने कहा कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अब इस तारा सम्राट टोकन ने वास्तव में त्रिपाठी ज्वाला के साथ गूंज उठाया था, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति के लिए इसे अनदेखा करना असंभव हो गया था। त्रिपाठी जीवक्ति त्रिपाठी ज्वाला से खुले और ईमानदारी से बात करना चाहता था। मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ, ये बस। त्रिपाठी ज्वाला ने अपने चेहरे पर एक झिझक भरा भाव दिखाया। बस क्या? ये बस इतना है कि मुझे खुद पर यकीन नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। जब मुझे पक्का पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है?
त्रिपाठी ज्वाला ने विनती करते हुए उसे देखा। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक पल के लिए विचार किया इससे पहले कि वह अचानक मुस्कुराया। मुझे बताओ कि इस चीज को कैसे परिष्कृत किया जाता है। मैंने पहले कुछ बार इसका अध्ययन किया है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवक्ति ने पूछना जारी नहीं रखा, त्रिपाठी ज्वाला ने राहत की एक सांस ली और खुशी से मुस्कुराए। मुझे बस अभी पता चला, ही। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी ज्वाला ने अपनी उंगलियों पर तलवार जैसे संत शक्ति की एक फुसफुसाहट संघटित की और जल्दी से अपनी कलाई पर एक छोटा घाव काटा। लाल खून तुरंत बाहर निकला और त्रिपाठी ज्वाला ने घाव पर तारा सम्राट टोकन रखा। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक हड्डी ठंडा आवाज सुनी, जैसे कि एक भूखा भूत मांस और खून को खा रहा था, और खून जो त्रिपाठी ज्वाला की कलाई से बाहर निकला था वह तारा सम्राट टोकन द्वारा अवशोषित हो गया था। पलक झपकते ही तारा सम्राट टोकन खून की तरह लाल हो गया था। ये सब करने के बाद त्रिपाठी ज्वाला थोड़ा थका हुआ लगता था और क्रॉस लेग बैठने से पहले तारा सम्राट टोकन को वापस त्रिपाठी जीवक्ति को फेंक दिया। बस इतना ही। त्रिपाठी जीवक्ति ने आश्चर्य में अपने हाथ में तारा सम्राट टोकन को देखा और पाया कि केवल उसका रंग थोड़ा बदल गया था और कुछ नहीं बदला था। हाँ, त्रिपाठी ज्वाला ने गंभीरतापूर्वक सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे संदेह से देखा। अगर इस तारा सम्राट टोकन को परिष्कृत करने के लिए खून की आवश्यकता होती तो इसे उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए जो इसे परिष्कृत करता था, तो त्रिपाठी ज्वाला खून क्यों प्रदान करेगा? एक बार जब आप कोशिश करेंगे तो आप जानेंगे। त्रिपाठी ज्वाला ने खड़ा होने और बाहर निकलने से पहले अपने होंठ झुकाए, ये कहते हुए, आपको इन 3 तारा सम्राट टोकन का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। मिल गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने लाचारी से सिर हिलाया। त्रिपाठी ज्वाला के जाने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने हाथ में चमकीले लाल तारा सम्राट टोकन को पकड़ा और इसमें अपनी संत शक्ति डालने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से उसकी संत शक्ति थोड़ी सी बाधा के बिना आसानी से अंदर चली गई और न ही इसने अंदर बंद दिव्य तकनीक को सक्रिय करने का कोई संकेत दिखाया। इस क्षण में तारा सम्राट टोकन एक अथाह गड्ढे की तरह था, लगातार त्रिपाठी जीवक्ति की संत शक्ति को निगल रहा था और इसके साथ एक फीका संबंध स्थापित कर रहा था। ये स्पष्ट रूप से इस कलाकृति को परिष्कृत करने की शुरुआत थी। त्रिपाठी जीवक्ति खुशी से भर गया और तुरंत समझा कि त्रिपाठी ज्वाला सही था। इस तारा सम्राट टोकन को वास्तव में परिष्कृत किया जा सकता था, इसलिए उसने ऐसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही साथ ड्रैगन गुफा पहाड़ से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक जंगल में एक युवक एक आरामदायक गति से लगभग आकस्मिक रूप से आगे उड़ रहा था। अगर त्रिपाठी जीवक्ति यहाँ होता तो उसने तुरंत इस युवक पर हमला कर दिया होता। कारण सरल था, ये युवक प्रवाहित मेघ घाटी के लुए के अलावा और कोई नहीं था, वह जिसे त्रिपाठी जीवक्ति कोर से नफरत करता था। जिस दिशा में वह उड़ रहा था उसे देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह यादव परिवार में लौट रहा था। लुए के होंठ थोड़ा घुमावदार थे क्योंकि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। अचानक उसके पैरों के नीचे तारा शटल मुड़ गया और सीधे जंगल में उड़ गया। एक पल बाद वह धीरे से जमीन पर उतर गया और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर वहां खड़ा हो गया। आसपास शांत था, केवल एक कोमल हवा की आवाज थी जो शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से उड़ रही थी। क्या गलत है? क्या आप सभी ने विशेष रूप से इस लू का इंतजार करने के लिए यहाँ घात नहीं लगाया था? अब जब ये लू यहाँ है तो आप सभी खुद को क्यों नहीं दिखाते हैं? लुए ने अपना सिर झुका लिया और दोनों तरफ घने पेड़ों को देखा। किसी ने जवाब नहीं दिया और न ही कोई दिखाई दिया, जैसे कि लुए अकेला व्यक्ति था। हालांकि लुए का भाव मजबूत रहा क्योंकि उसने सांस ली। कायरों का एक समूह वास्तव में इस लू को घात लगाने की हिम्मत कर रहा है। अच्छा, चूंकि आप खुद को नहीं दिखाना चाहते हैं तो इस लू को अशिष्ट होने के लिए दोष न दें। लड़के, आपकी दृष्टि बुरी नहीं है। आप वास्तव में हमारी छिपाव तकनीक को देख पाए थे। कितना दया है, कितना दया है, आपका जीवन समाप्त हो गया है। एक जोरदार और स्पष्ट आवाज बाहर निकली। अगले पल में कई लोग अचानक एक बड़े पेड़ से नीचे कूद गए। तुरंत बाद एक सरसराहट की आवाज थी क्योंकि लोग चारों ओर दिखाई दिए। वे सभी दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ लुए की ओर घूर रहे थे। पलक झपकते ही लुए घिरा हुआ था और उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। अभी नीलामी में लुए अपने पैसे के साथ अत्यंत उदार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि उसने आखिरी पल में नीलामी से चुपचाप वापस ले लिया था। कई लोग अभी भी गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे थे। ये जानकर कि वह यादव परिवार में लौट रहा था, इन लोगों ने समय से पहले इस जंगल में एक घात लगाया था, उसके दिखाई देने का इंतजार कर रहे थे। निश्चित रूप से लुए वास्तव में यहाँ से गुजरता था, लेकिन दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले इन लोगों को क्या उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि लुए इतना बहादुर होगा, ये जानते हुए भी कि एक घात है, सीधी जाल में चलने की हिम्मत कर रहा था। वह आदमी जो अभी बोला था वह एक पहले क्रम उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक था जिसकी छोटी कद और उसके माथे पर एक बड़ा गट्ठा था। उसकी उपस्थिति अत्यंत बदसूरत थी और जैसे ही उसने लुए को घूर लिया उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने सिर हिलाया। बुरा नहीं, आपका साहस असाधारण है। मैंने कई सालों में इतना बहादुर छोटा लड़का नहीं देखा है। भाई चेंग, आप उसके साथ समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बस जल्दी करो और करो। दूसरी ओर 3 लंबे दाढ़ी के तारों के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अधीरता से आग्रह किया।
हालांकि सतह पर यह बुजुर्ग व्यक्ति चेंग उपनाम के कृषक की तुलना में बहुत पुराना था, लेकिन वो वास्तव में उम्र में इतने दूर नहीं थे, केवल उनकी उपस्थिति अलग थी। हाँ, एक लंबी रात सपनों से भरी होती है। ये लड़का काफी अमीर है, इसलिए उसकी फसल निश्चित रूप से छोटी नहीं होगी। क्या जल्दी है? चेंग उपनाम के कृषक ने ठंडक से सांस ली। स्वाभाविक रूप से हमें कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें इस खजाने को कैसे वितरित करना चाहिए? क्या हमें पहले इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? कुल 3 समूह, 3 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर, एक संत राजा और एक संत कोटि मास्टर थे, जो कुल 15 से 16 लोग थे। एपिसोड नंबर 1385। अब जब उनके पास ऊपरी हाथ था, तो तीनों समूहों में से किसी ने भी एक तुच्छ लुए को अपनी आंखों में नहीं डाला। आखिरकार उनकी दिव्य चेतना की जांच के तहत वे बता सकते थे कि वह सिर्फ एक तीसरे क्रम संत राजा था। उसके सामने उनमें से सभी लाभ के विभाजन पर चर्चा करना चाहते थे। कोई जो नीलामी में 40 मिलियन संत क्रिस्टल खर्च कर सकता था, उसके पास अभी भी कुछ संत क्रिस्टल बचे होंगे। इससे भी अधिक, उसने नीलामी में जो चीजें खरीदी थी, वे सभी उत्कृष्ट खजाने थे, जो उनके बीच विभाजित होने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। इन तीनों समूहों की पृष्ठभूमि उच्च नहीं थी और जिन शक्तियों से वे संबंधित थे, वे केवल लुई की प्रवाहित मेघ घाटी के बराबर थे। उनमें से सभी छोटे बल थे, अन्यथा वे हत्या और लूटपाट का सहारा नहीं लेते थे। एक बड़े बल से एक कृषक आमतौर पर अपने पंथ के सख्त नियमों के कारण अधिक आत्म अनुशासित था। उनके सामने इतनी बड़ी मोटी भीड़ के साथ कोई भी जो इसे देखता था, वह लालच देता था, यह महसूस करते हुए कि उनका समूह मजबूत था और एक बड़ा हिस्सा का हकदार था। एक पल में तीनों उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। हर जगह थूक उड़ता था, उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ल्यू ये एक उदासीन भाव के साथ जगह पर खड़ा था, घबराहट का थोड़ा सा संकेत नहीं दिखाता था, जैसे कि ये लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। उसका भाव धीरे धीरे अधीर हो गया। तीनों लोगों को अधिक से अधिक जोरदार झगड़ा करते हुए देखकर ल्यू ये आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और ठंडक से सांस ली। बेकार कचरा। जैसे ही ये बयान बाहर आया, तीनों उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स ने आश्चर्य में उसे घूर लिया। चेंग उपनाम के कृषक ने अपने कान को उठाने का ढोंग किया और आश्चर्य में कहा, लड़के, तुमने अभी क्या कहा? अगर आपके पास हिम्मत है तो इसे फिर से कहो। मैंने कहा कि आप सिर्फ कचरा का एक गुच्छा हैं, लोगों को मारना और लूटना, लेकिन इससे पहले कि वे मर जाएं, आप पहले से ही लाभ के विभाजन पर चर्चा कर रहे हैं। हास्यास्पद, क्या आपको लगता है कि आप इस लू को खा सकते हैं? ल्यू ये का मुंह एक व्यंग्यात्मक और अपमानजनक मुस्कान में घुमावदार था। चेंग उपनाम के कृषक का चेहरा डूब गया। उसका भाव भयंकर हो गया क्योंकि उसने अर्थपूर्ण रूप से हंसते हुए कहा, दो दोस्तों, ये छोटा लड़का जीने से थक गया है। चूंकि वह मरना चाहता है, हम पहले उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, फिर हम बैठ सकते हैं और एक अच्छी चर्चा कर सकते हैं। अन्य दो भी लुई के अभिमानी शब्दों से उत्तेजित थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके लिए असहमत होने का कोई कारण नहीं था। चेंग उपनाम के कृषक ने सांस ली, अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, उसे कीमा में काट दो। मैं चाहता हूं कि वह इस दुनिया में पैदा होने पर पछतावा करे। एक बार आदेश दिया गया। कई संत राजा क्षेत्र और संत कोटि कृषक ने अपनी कलाकृतियों को बुलाया। जैसे ही वह हमला शुरू करने वाला था, ल्यूई का भाव अचानक बदल गया, अतुलनीय रूप से उदासी हो गया क्योंकि वह हंसते हुए बोला, आपकी तरह का कचरा इस वरिष्ठ के जीवन के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहता है। 1 लाख से अधिक वर्षों के लिए आप सबसे साहसी लोग हैं जो मैंने कभी देखे हैं। क्या? तीनों उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स यह सुनकर हैरान रह गए। उसके दिल में बेचैनी की एक अस्पष्ट भावना उठ गई। ऐसा लगता था कि कुछ बुरा होने वाला था। ल्यूई पागलपन से हंसते हुए बोला और अपने हाथों को हिलाया। अचानक खून लाल रोशनी की किरणें बाहर निकलती थीं। वे सभी कृषक की ओर दौड़ते थे। खून लाल रोशनी से एक अजीब आवाज बाहर निकली, जैसे कि यह किसी तरह का जीवित प्राणी था, जिसके कारण सभी का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। उनमें से सभी विरोध करने की कोशिश करते थे, लेकिन एक दृश्य जो सभी को निराश करता था, वह दिखाई दिया। भले ही उन्होंने हमला किया या बचाव किया, वे इस खून लाल रोशनी का विरोध करने में असमर्थ थे। संत राजाओं और संतों का उल्लेख नहीं करने के लिए चेंग उपनाम के कृषक और अन्य 2 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स सभी प्रभावित थे। खूनलाल रोशनी ने केवल थोड़ा सा झिलमिलाहट किया इससे पहले कि उनके सुरक्षात्मक संत शक्ति की अवहेलना करते थे और सीधे उनके शरीरों में ड्रिलिंग करते थे, दृष्टि से गायब हो जाते थे। यह क्या बकवास है? चेंग उपनाम के कृषक ने डर में रोना शुरू कर दिया क्योंकि वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला था क्योंकि उसने जल्दी से खुद की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की। हालांकि उसे क्या आश्चर्य हुआ वह ये था कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था। उसकी संत शक्ति सुचारू रूप से बह रही थी, उसकी मेहराब खुली थी और उसकी दिव्य चेतना थोड़ा सा प्रभावित नहीं थी। अभी उस खून लाल रोशनी का क्या असर हुआ? इतने सालों की खेती के बाद ये पहली बार था जब चेंग उपनाम के कृषक ने इस तरह की एक अजीब चीज का सामना किया था। संदिग्ध महसूस करते हुए उसने अन्य 2 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन पाया कि वे बस उसके जितने संदिग्ध थे। उनके भाव उदासी और अनिश्चित थे, स्पष्ट रूप से कोई भी उपयोगी जानकारी खोजने में असमर्थ थे। खून लाल रोशनी जारी करने के बाद ल्यूई आगे नहीं बढ़ा, बस जगह पर खड़ा रहा और एक अवमाननापूर्ण नजर के साथ उन्हें घूर रहा था। असंतोष में ठंडक से सांस लेता था। मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारे उपयोगी लोगों को बाहर निकालने में सक्षम होऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि केवल 3 कचरे ही दिखाई देंगे।
ठीक है, कम से कम आप कुछ उपयोग के हैं। अब से आप इस वरिष्ठ के आदेशों का पालन करेंगे। बाहर निकालना। चेंग उपनाम के कृषक ने उसके शब्दों को सुना और थोड़ा झुक गया। थोड़ी देर के लिए विचार करने के बाद उसका भाव नाटकीय रूप से बदल गया। आपने जानबूझकर नीलामी में इतनी उदारता से काम किया ताकि आप लोगों को लूटने के लिए आकर्षित कर सके। अन्य दो उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स ने ये सुना और तुरंत पूरी कहानी को समझ लिया और कुछ डर के साथ लुये को देखने से नहीं रोक सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति क्या करना चाहता था, अकेले यह इरादा उन्हें संदिग्ध बनाने के लिए पर्याप्त था। इससे भी अधिक कोई नहीं जानता था कि अभी वह खून लाल रोशनी क्या थी। आप पूछने के लिए योग्य नहीं हैं। यदि आप इस वरिष्ठ के आदेशों का पालन करते हैं तो मैं आपके जीवन को बख्श सकता हूँ, अन्यथा क्या? चेंग उपनाम के कृषक स्पष्ट रूप से स्थिर नहीं बैठना चाहता था और मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था, या बल्कि उसे विश्वास नहीं था कि खून लाल रोशनी का कोई रहस्यमय प्रभाव था। आखिरकार वह अभी किसी भी असुविधा को महसूस नहीं कर रहा था। शायद दूसरा पक्ष सिर्फ जानबूझकर चीजों को रहस्यमय कर रहा है। उसने खुद को आराम दिया, अन्यथा अंत बहुत दुखद होगा। यूये ने दुष्टतापूर्वक दांत दिखाए। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, चेंग उपनाम के कृषक ने अचानक दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीखें ऐसी लगती थी जैसे उसे हजारों चाकुओं से काटा जा रहा था, जिसके कारण सभी हैरान रह गए। सिर्फ 3 सांस के समय में चेंग उपनाम के कृषक के कपड़े पसीने से भीग गए थे। उसका पूरा शरीर एक झींगा की तरह झुक गया था क्योंकि उसने अपने गले की गहराई से एक जानवर जैसे दहाड़ दी। उसकी त्वचा लाल थी, जैसे कि वह किसी भी पल विस्फोट करेगा। तुमने भाई चेंग के साथ क्या किया? अभी वह चीज क्या थी? दूसरे उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर की आंखें कांपती थी क्योंकि उसने झटके में पूछा। केवल चेंग उपनाम के कृषक ही खून लाल रोशनी से प्रभावित नहीं थे, बल्कि वहां मौजूद सभी लोग भी प्रभावित थे। चेंग उपनाम के कृषक को इस तरह से यातना देते हुए देखकर उसने स्वाभाविक रूप से दुख की भावना महसूस की। इस वरिष्ठ ने बस उसे एक 10,000 जहर बुराई कीट दिया, इतना हंगामा क्यों करते हो? यूये ने सांस ली। 10,000 जहर बुराई कीट। सभी ने ये सुना और एक दूसरे को देखा। हालांकि उनमें से किसी ने भी पहले इसके बारे में नहीं सुना था। चेंग उपनाम के कृषक के अनुभव से ये स्पष्ट रूप से कुछ अच्छा नहीं था। बुजुर्ग व्यक्ति का भाव एक पल के लिए झिलमिलाहट किया, इससे पहले कि उसने अचानक अपनी उंगली को इंगित किया और एक लंबी काली तलवार को बुलाया। ये लंबी तलवार काली शक्ति में डूबी हुई थी और फीका रूप से एक खूनी आभा को बाहर निकालती थी। काली शक्ति संघर्ष और स्क्विर्मेड इससे पहले कि अचानक एक 10 मीटर लंबी काली सांप में बदल जाती थी जो लुये की ओर काटता था। उसने वास्तव में लुये को सीधे मारने का इरादा किया। यह विचार गलत नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 10,000 जहर बुराई कीट क्या था। इस कृषक चेंग उपनाम को इतना दर्द उठाने के लिए कि वह मरना चाहता था, ये स्पष्ट रूप से लुये के नियंत्रण में था। बुजुर्ग व्यक्ति भी इस 10,000 जहर बुराई कीट से प्रभावित था, इसलिए अगर वह इससे छुटकारा पाना चाहता था तो वह केवल लुये को आश्चर्य से मार सकता था। उसके विचार में लुये सिर्फ एक तीसरे क्रम संत राजा कृषक था, इसलिए तथ्य यह है कि वह बिना किसी डर के इतनी शांति से यहाँ खड़ा हो सकता था स्पष्ट रूप से 10,000 जहर बुराई कीट की अजीब की वजह से था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10,000 जहर बुराई कीट कितना शक्तिशाली था। एक बार जब कृषक की मृत्यु हो गई तो ये बेकार होगा, ठीक है। बुजुर्ग व्यक्ति भी एक निर्णायक व्यक्ति था, इसलिए जैसे ही उसने ये सोचा उसने तुरंत कार्रवाई की। कोई पूर्व चेतावनी नहीं थी और उसका हमला अत्यंत निर्दयी था, सीधे अपनी सबसे शक्तिशाली कलाकृति को बुलाता था। काली सांप एक पल में लुये की ओर दौड़ गया, जिसके कारण बुजुर्ग व्यक्ति का मुंह एक क्रूर मुस्कान में घुमावदार था क्योंकि उसने गुप्त रूप से अपने दिल में जयकार की थी। लेकिन अगले पल में उसकी आंखें उभर गईं, क्योंकि लुये ने वास्तव में अपना हाथ बाहर निकाला था और काले सांप को पकड़ लिया था। लगभग धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन वास्तव में उसे अपने हाथ की हथेली में पकड़ रहा था। काली सांप संघर्ष और स्क्विर्मेड लुये की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी मेहनत की, वह ऐसा करने में असमर्थ था। ये कैसे संभव है? बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसकी यह कलाकृति अत्यंत बुराई थी, केवल इसे पकड़ने का उल्लेख नहीं करने के लिए। भले ही एक संत राजा क्षेत्र कृषक उसकी काली शक्ति के संपर्क में आए तो वे तुरंत बेहोश हो जाएंगे। उस समय वे उसकी दया पर होंगे, लेकिन ये युवक पूरी तरह से ठीक लगता था। इस दृश्य ने बुजुर्ग व्यक्ति को भयभीत कर दिया, लेकिन वह अभी भी अत्यंत समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर था। एक सोच के साथ लुये के हाथ में काली सांप अचानक अपना मुंह खोला और सीधे लुये के चेहरे पर काले जहर की एक जेट बाहर थूक दिया। देखते हैं कि क्या तुम इस बार मरोगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक भयंकर नजर के साथ दहाड़ दी। ये कहने के बाद उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और इसे फिर से बंद करने में असमर्थ था। वह हैरान था कि भले ही उसे जहर से छिड़काव किया गया था, लुये अछूता रहा। केवल एक चीखने की आवाज उसके चेहरे से सुनी जा सकती थी क्योंकि लुये का भाव धीरे धीरे अत्यंत हिंसक हो गया। उसकी आंखें अत्यंत ठंडी हो गईं। इन दो आंखों का सामना करते हुए बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर कांप गया क्योंकि उसके रीढ़ की हड्डी में एक ठंड दौड़ गई। उसने मौत की पुकार महसूस की। लुये ने अपना दूसरा हाथ बाहर निकाला और धीरे से अपने चेहरे से जहर पोंछ दिया। एक कम आवाज में कहा, मैं मूल रूप से आपके जीवन को बख्शना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने अपनी खुद की मौत की तलाश करने का फैसला किया है तो इस वरिष्ठ को दोष न दें।
ऐसा कहते हुए उसने ठंडक से बुजुर्ग व्यक्ति को घूर लिया। अगले पल में बुजुर्ग व्यक्ति की जीवन शक्ति बढ़ने लगी और उसकी त्वचा की सतह लोहे की तरह लाल हो गई क्योंकि उसका शरीर सूजन शुरू हो गया था। नहीं नहीं बख्श, बुजुर्ग व्यक्ति ने डर में चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता उसका शरीर एक खूनी कोहरे में विस्फोट हो गया। पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता था लेकिन हड्डियों। खून की गंध हवा को भर गई। दूसरे उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर ने इस दृश्य को देखा और जगह पर जम गया, यह महसूस करते हुए कि वह एक बर्फ घर में गिर गया था। उन्होंने किस तरह के राक्षस को उकसाया था। एक तुच्छ तीसरे क्रम संत राजा ने न केवल बुजुर्ग व्यक्ति के सभी हमलों को अनदेखा किया बल्कि उसे एक सोच के साथ विस्फोट करने का कारण भी बनाया। क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा था जो एक संत राजा कर सकता था? बुजुर्ग व्यक्ति को मारने के बाद लुये ने आकस्मिक रूप से अपने हाथ में काले सांप को जमीन पर फेंक दिया। अपने मास्टर को नियंत्रित किए बिना काली सांप एक बार फिर एक काली तलवार में बदल गई। लुये ने शांति से एक ब्रोकेड रुमाल निकाला और अपने चेहरे को पोंछ दिया, इससे पहले कि वह आखिरी उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर को देखने के लिए मुड़ गया। कृषक काफी समझदार था और जानता था कि वह बर्बाद हो गया था। लुये को उसे देखते हुए देखकर वह तुरंत जमीन पर आधा घुटने टेक गया, अपना सिर नीचा कर लिया और सम्मानपूर्वक कहा, यह एक आपकी सेवा मास्टर के लिए तैयार है और आपके लिए पानी से गुजरने और आग पर चलने में संकोच नहीं करेगा। एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर के साथ ऐसा करते हुए अन्य संत राजाओं और संतों ने सभी एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि वे जमीन पर घुटने टेकते थे और अपनी निष्ठा का वादा करते थे। चेंग उपनाम के कृषक को लंबे समय तक यातना दी गई थी और लुये से भयभीत था, तो वह कैसे विरोध कर सकता था। वह भी जल्दी से उठ गया और लुये का पालन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। एपिसोड नंबर 1386। इन लोगों की प्रतिक्रिया ने स्पष्ट रूप से लुये को संतुष्ट किया। भले ही वह जानता था कि उनमें कोई ईमानदारी नहीं थी, लुये को उनकी जरूरत नहीं थी। निरपेक्ष शक्ति के सामने क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने कृपा करने की कोशिश की। लुये के मुंह की कोने थोड़ा बढ़ गई क्योंकि उसने सिर हिलाया। अच्छा, चूंकि आप सभी इतने ईमानदार हैं तो मैं आपके जीवन को बख्शने में संकोच नहीं करूंगा, लेकिन संत कोटि मास्टर बहुत कमजोर हैं कि वे किसी भी उपयोग के हो सके। उन सभी को मार डालो। ये सुनकर सभी का रंग बहुत बदल गया, खासकर संत कोटि कृषक जो घबराए हुए थे। कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि भले ही वे पेट के बल चले वे इस भाग्य से बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत दया की भीख मांगना शुरू कर दिया। 2 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स भी शामिल हुए। आखिरकार ये संत उनके जूनियर्स थे, वे उन्हें इस तरह कैसे मार सकते थे। लुये अविचलित रहा और हल्के से कहा, क्या आपको इस वरिष्ठ को खुद करना होगा। चेंग उपनाम के कृषक और दूसरे उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर एक पल के लिए हैरान रह गए, इससे पहले कि अभी बुजुर्ग व्यक्ति की दुखद मौत को याद करते थे। एक दूसरे को देखने के बाद उनमें से 2 ने अपने दिलों को मजबूत किया और अपनी संत शक्ति को संत कोटि कृषक की ओर धकेल दिया। दरारों की एक श्रृंखला की आवाज के साथ संत कोटि कृषकों ने सभी के सिर कुचल दिए थे और मौके पर मर गए। हाँ, लुये ने धीरे से सिर हिलाया, अपनी संतुष्टि व्यक्त की, इससे पहले कि वह आदेश देता। इस वरिष्ठ के पास कुछ ऐसा है जो वह चाहता है कि आप करें। कृपया हमें अपने आदेश दें मास्टर, चेंग उपनाम के कृषक ने सम्मानपूर्वक कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद्धति का उपयोग करते हैं, चाहे वह लालच देना हो या अपहरण। इस वरिष्ठ को कुछ उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक मिले जिनकी ताकत आप दोनों से कम नहीं है। कुछ संत राजाओं को भी ढूंढें। हाँ, ये सुनकर चेंग उपनाम के कृषक ने तुरंत समझा कि ये क्या करने की योजना बना रहा था। ये युवक स्पष्ट रूप से अधीनस्थों की भर्ती के लिए एक ही पद्धति का उपयोग करना चाहता था, जिसके कारण उसे गुप्त रूप से खुशी महसूस होती थी, थोड़ा सा अस्वीकृति महसूस नहीं होता था। मानव मनोविज्ञान हमेशा इतना सूक्ष्म होता था। यदि किसी को नुकसान उठाना पड़ता था तो निश्चित रूप से कोई भी दूसरों को पीड़ित देखकर खुश होगा, इसलिए किसी का मनोदशा बहुत बेहतर होगा। लेकिन मास्टर, हमें इन लोगों को कहाँ ले जाना चाहिए। यादव परिवार। लुये के बोलने के बाद उसने अपने तारा शटल को बुलाया और यादव परिवार के मुख्यालय की ओर उड़ गया। उसके जाने के बाद चेंग उपनाम के कृषक ने सांस ली। जब उसे अभी लुये द्वारा यातना दी जा रही थी तो उसने लगभग सोचा था कि वह मर जाएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपना जीवन रखने में सक्षम होगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। भाई चेंग, क्या हमें वास्तव में इस छोटे लड़के का पालन करना होगा। दूसरे उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर ने उस दिशा में घूर लिया जो लुये गायब हो गया था और झुक गया। उसके चेहरे पर अनिच्छा की एक नजर थी। हालांकि वह किसी और की तुलना में अपनी वफादारी का वादा करने में तेज था, फिर भी उसने अपने दिल में कुछ अस्वीकृति महसूस की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या, लुये की खेती उसकी तुलना में एक स्तर कम थी और वह प्रवाहित में एक घाटी भी बहुत शक्तिशाली नहीं थी। ऐसा व्यक्ति उसकी वफादारी का हकदार कैसे हो सकता था। हम और क्या कर सकते हैं। क्या भाई रेन 10,000 जहर के दर्द का अनुभव करना चाहते हैं जो उसके दिल पर काटता है। चेंग उपनाम के कृषक ने अभी उसने जो यातना झेली थी उसे याद किया और कांपने से नहीं रोक सका। रेन उपनाम के कृषक का चेहरा भी बदसूरत हो गया क्योंकि उसने झिझकते हुए कहा, लेकिन ये लड़का, क्या वह नहीं है। चेंग उपनाम के कृषक ने एक विचारशील भाव पहना था। प्रवाहित में एक घाटी इतना मजबूत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ ऐसा राक्षसी प्रतिभा कैसे दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके तरीके अविश्वसनीय हैं, यहाँ तक कि काले सांप तलवार से भी नहीं डरते हैं।
भाई रेन, क्या आप निश्चित हैं कि आप काले सांप तलवार से एक झटका झेल सकते हैं? रेन उपनाम के कृषक ने जल्दी से सिर हिलाया। काली सांप तलवार आधा उगाए बुजुर्ग व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति थी और अत्यंत शक्तिशाली थी। उसने सिर पर लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लुये ने ऐसा किया था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो कई संदिग्ध बिंदु थे, लेकिन लुये की शक्ति स्पष्ट रूप से कम नहीं थी। आप और मैं निश्चित रूप से एक पर एक लड़ाई में उसके विरोधी नहीं हैं। वह अब केवल एक तीसरे क्रम संत राजा है, लेकिन अगर वह एक दिन तीसरे क्रम उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में टूट जाता है। हे मुझे मत बताओ, भाई रेन ये कहते हुए नहीं समझते हैं कि एक बड़े पेड़ के नीचे सबसे अच्छी छाया है? जो उसने कहा वह सुनकर रेन उपनाम की कृषक की आंखें चमक उठीं। इसके अलावा हमारे परिवार मजबूत नहीं है और इस बार सम्राट उद्यान के आविर्भाव के साथ हर कोई पाई का एक टुकड़ा चाहता है। अगर हम उस छोटे लड़के के साथ हाथ मिला सकते हैं तो हम कुछ लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। उसके शीर्ष पर यह 10,000 जहर बुराई की बहुत अजीब है। मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई जानता है कि इससे कैसे निपटा जाए। भाई चेन जो कहते हैं वह समझ में आता है, तो हम अभी के लिए उसके आदेशों का पालन कर सकते हैं। किसी भी मामले में भविष्य में बहुत समय है। हाँ, यही मैं सोच रहा था। चेंग उपनाम के कृषक ने तुरंत सिर हिलाया। उनमें से दो एक समझौते पर पहुंचे और स्वाभाविक रूप से लुये द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने पर सहमत हुए। यादव परिवार को लुभाने के लिए एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर को ढूंढने की तैयारी कर रहे थे ताकि लुये 10,000 जहर बुराई कीट लगा सके। आधा महीने बाद ड्रैगन गुफा पहाड़ पर गुफा भवन के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने हाथ में खूनलाल तारा सम्राट टोकन को अपनी आंखों में खुशी के एक स्पर्श के साथ देखा। आधा महीने के परिष्करण के बाद वह आखिरकार इस अक्षुवण तारा सम्राट टोकन को अपने शरीर में परिष्कृत करने में कामयाब रहे। त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले इस तरह की एक बार उपयोग कलाकृति के बारे में सुना था, जो सभी अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन चूंकि उनका उपयोग सीमित संख्या में किया जा सकता था, इसलिए सामान्य कलाकृति परिष्कृत करने वाले उन्हें आसानी से परिष्कृत नहीं करेंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में एक प्राप्त करने में सक्षम होगा, और एक प्रसिद्ध तारा सम्राट टोकन भी। इस तारा सम्राट टोकन के अंदर क्या सील किया गया था वह महान सम्राटों की दिव्य तकनीक थी। ये कहा जा सकता है कि एक बार उपयोग किए जाने पर कोई छायांकित तारा पर अजेय होगा। हालांकि परिणाम समान रूप से विशाल थे। महान सम्राटों की दिव्य तकनीक कोई मामूली मामला नहीं था, और अगर किसी के पास सील उठाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी तो ये बहुत संभव था कि वे अपने दुश्मन के साथ एकजुट हो जाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति जानता था कि वह अभी इस तारा सम्राट टोकन को नहीं खोल सकता है। भले ही वह उत्पत्ति वापसी क्षेत्र तक पहुंच गया, उसे अभी भी इस बात पर विचार करने की जरूरत होगी कि इसका उपयोग करना है या नहीं। शायद उसे इसका उपयोग करने के लिए योग्य होने से पहले तीसरे क्रम उत्पत्ति वापसी क्षेत्र तक पहुंचने की जरूरत होगी। खुशी से इस तारा सम्राट टोकन के साथ कुछ देर तक खेलने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे वापस अपने शरीर में ले लिया। जैसे ही वह अपनी स्वर्ण रक्त धागा गुप्त तकनीक की खेती करने वाला था, उसका भाव अचानक बदल गया और उसने एक निश्चित दिशा में देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक नजर भर गई। थोड़ी देर के बाद त्रिपाठी जीवक्ति उठ गया और एक भूत की तरह गुफा भवन से गायब हो गया। उसने अपनी आभा को रोक दिया क्योंकि वह चुपचाप ड्रैगन गुफा पहाड़ से बाहर निकल गया। ये देर रात थी और त्रिपाठी जीवक्ति ने जानबूझकर अपने ठिकाने को छिपा दिया था, इसलिए ड्रैगन गुफा पहाड़ पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में चला गया था। आधे घंटे बाद स्वर्गीय भाग्य शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक बंजर भूमि में त्रिपाठी जीवक्ति का आंकड़ा उतर गया। ज्यादा दूर नहीं, एक सुंदर आकृति वहां खड़ी थी, लगभग उसका इंतजार कर रही थी। उसके आगमन पर ध्यान देते हुए इस आकृति ने अपनी आंखें उठाई और देखा, लाचारी से कहते हुए, मुझे पता था कि मैं आपसे नहीं छिप सकता हूँ। बकवास। त्रिपाठी जीवक्ति ने ठंडक से सांस ली। तुम वही थे जिसने मुझे पहाड़ की रक्षा करने वाली सरनी टोकन दी थी, तो निश्चित रूप से मैंने आपको इसे सक्रिय करते हुए देखा। वह जो आधी रात को चुपचाप ड्रैगन गुफा पहाड़ छोड़ गया था, वह वास्तव में त्रिपाठी बादल था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने संदेह से पूछा। मैं कहीं जाना चाहता हूँ, त्रिपाठी बादल ने कुछ भी छिपाए बिना जवाब दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? त्रिपाठी जीवक्ति ने असंतोष के साथ उसे देखा। आजकल स्वर्गीय भाग्य शहर के आसपास का क्षेत्र ड्रैगन और सांपों से भरा हुआ था। कई महान शक्तियों ने सम्राट उद्यान की हरकतों की निगरानी करने के लिए खुद को यहाँ तैनात किया था, लेकिन सम्राट उद्यान इतने लंबे समय तक चुप रहा था। हालांकि कृषक जो यहाँ रुका था वह अकेलेपन को सहन नहीं कर सका। आखिरकार कई महान शक्तियों में एक दूसरे के साथ शिकायतें थीं। हर दिन स्वर्गीय भाग्य शहर के पास लड़ाइयाँ होती थीं और लोग हर दिन मरते थे। छाया चंद्रमा भवन स्वाभाविक रूप से इन महान शक्तियों के बीच शिकायतों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए स्वर्गीय भाग्य शहर के आसपास की स्थिति अधिक से अधिक अराजक हो रही थी। अकेले त्रिपाठी बादल का जाना वास्तव में बहुत खतरनाक था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से थोड़ा गुस्सा था। क्या तुमने मेरा पीछा नहीं किया? त्रिपाठी बादल ने मुंह बनाया। मुझे बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने लाचारी से उसे देखा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, त्रिपाठी बादल खिलखिलाया। त्रिपाठी बादल खिलखिलाया, लेकिन इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति पूछ सकता,
उसने जारी रखा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं और आपके कई सवालों के जवाब दे सकती हैं। मुझसे अभी मत पूछो क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका जवाब कैसे देना है। त्रिपाठी जीवोक्ति झुक गया और लंबे समय के बाद धीरे से सिर हिलाया। मैं ड्रैगन गुफा पहाड़ को चीजें समझाऊंगा और फिर हम निकल जाएंगे। जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही वुई और कियान यू को बताया है। त्रिपाठी बादल ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और तभी त्रिपाठी जीवोक्ति को समझ आया कि उसका उसे पीछे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति हंसने से नहीं रोक सका। त्रिपाठी बादल ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी को पोंछ दिया और एक लंबी शटल जैसी कलाकृति निकाली, इससे पहले कि वह धीरे से इसे आगे फेंक देती। एक पल में एक शानदार रोशनी बाहर निकल गई और ये लंबी शटल कलाकृति आकार में बढ़ गई। आंख झपकते ही 10 मीटर ऊंचा और 10 मीटर लंबा हो गया, एक शार्क की तरह चुपचाप उनके सामने तैर रहा था। ये है, त्रिपाठी जीवोक्ति हैरान रह गए। यह मेरी सुधारित उड़ान प्रकार की कलाकृति उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल है। यह मेरा पहला समय है जो इसका उपयोग कर रहा है, इसलिए ये काफी अच्छा होना चाहिए। त्रिपाठी बादल हल्के से मुस्कुराए, इससे पहले कि वह अपनी संत शक्ति को उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल में डालती थी। एक मुलायम आवाज के साथ शटल पर अचानक एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया। त्रिपाठी बादल हल्के से अंदर उड़ गई, त्रिपाठी जीवोक्ति को हिलाया, घूम गई और अंदर गायब हो गई। त्रिपाठी जीवोक्ति हैरान होने से नहीं रोक सका क्योंकि उसने उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल के चारों ओर कई बार चक्कर लगाया, इससे पहले कि वह पीछा करता था। आंतरिक में प्रवेश करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति फिर से हैरान रह गई क्योंकि बाहर से ये तथाकथित उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल केवल 10 मीटर लंबी थी, लेकिन प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि अंदर वास्तव में एक पूरी नई दुनिया थी। कई कमरे थे और हालांकि यह अंतरिक्ष बड़ा नहीं था, ये निश्चित रूप से छोटा भी नहीं था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने शक्ति की एक परिचित लहर भी महसूस की जो आसपास मंडरा रही थी। अंतरिक्ष बल। एक संक्षिप्त जांच के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने त्रिपाठी बादल के निशान पाए और सीधे उस दिशा में चला गया, विभिन्न आत्मा सरणियों से भरे कमरे में प्रवेश किया। पूरा कमरा घने आत्मा शक्ति से भरा हुआ था। गोल वस्तुओं के टुकड़े जो सन क्रिस्टल की तरह दिखते थे, उन्हें खांचे में रखा गया था। वे घने रूप से एक साथ पैक किए गए थे और असंख्य थे। संत क्रिस्टल स्रोत। ये संत क्रिस्टल स्रोत थे जो केवल पत्थर नेवला द्वारा संगठित किए जा सकते थे और उनका ग्रेड उच्च कोटि संत क्रिस्टल की तुलना में और भी अधिक था। इस क्षण में त्रिपाठी बादल एक आत्मा सरणी के सामने कुछ फेरबदल कर रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक नजर डालने के लिए झुक गया और पाया कि उसके सामने आत्मा सरणी ने वास्तव में चमकती रोशनी के बिंदुओं के साथ एक स्पष्ट रास्ता दिखाया जो एक तारा के समान थे। त्रिपाठी बादल ने कुशलतापूर्वक प्रकाश का एक बिंदु चुना और अगले पल में त्रिपाठी जीवोक्ति ने देखा कि उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल बिजली की एक बोल्ट की तरह आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा झिलमिलाहट करता था। जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पाया कि इस उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल की उड़ने की गति एक तारा शटल की तुलना में कई गुना तेज थी, एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। आपने मुझे कुछ समय पहले उन चीजों में अपना अंतरिक्ष बल डालने के लिए कहा था ताकि इस चीज को परिष्कृत किया जा सके। त्रिपाठी जीवोक्ति ने आश्चर्य की एक नजर दिखाई क्योंकि उसने चारों ओर देखा। हाँ, आप इस तरह की चीज को भी परिष्कृत कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवोक्ति इस बार वास्तव में हैरान था। एपिसोड नंबर 1387। किसी को ये पता होना चाहिए कि छायांकित तारा पर अंतरिक्ष जहाजों का ग्रेड उच्च नहीं था और उनमें से बहुत कम थे। केवल कुछ महान पंथों के पास ही उनका कब्जा हो सकता था। आखिरी अंतरिक्ष जहाज जो हाई के परिवार ने छायांकित तारा क्षेत्र में भेजा था, वह छाया चंद्रमा भवन से उच्च मूल्य पर किराए पर लिया गया था। इस कारण से हाई के परिवार ने उस समय एक बड़ी कीमत चुकाई थी। एक युद्धपोत को परिष्कृत करना एक सरल मामला नहीं था। ये बहुत संभव था कि इसे पूरा होने से पहले कई सालों तक सैकड़ों या इससे भी अधिक परिष्कृत करने वालों को एक साथ काम करने की आवश्यकता होगी। लेकिन त्रिपाठी बादल ने वास्तव में अपनी खुद की ताकत के साथ ये हासिल किया था। हालांकि यह छोटा था, यह अभी भी एक अंतरिक्ष जहाज था। इसमें क्या गलत है? मैं इससे भी बड़े को परिष्कृत कर सकता हूँ, त्रिपाठी बादल ने संतुष्टि से कहा। अगर उसकी पूंछ होती तो वह पहले से ही आकाश में उड़ गई होती। त्रिपाठी जीवोक्ति हैरान रह गए। अचानक उसे अपना मुंह सूखा लगने लगा क्योंकि उसने उसे उत्सुकता से घूर लिया। छायांकित तारा को बाहरी दुनिया से क्यों अलग किया गया था और अपने क्षेत्र में अन्य तारों के साथ बातचीत करने में असमर्थ था? ये कुछ और नहीं बल्कि इसका स्थान बहुत दूर था। निकटतम जीवित तारे से यात्रा करने में कई साल लगेंगे और रास्ते में कई खतरे और कांटे थे। छायांकित तारा के अंतरिक्ष जहाजों के कलाकृति परिष्करण स्तर के साथ उनके लिए इतनी लंबी दूरी और खतरनाक उड़ान का समर्थन करना असंभव था। अगर कोई उत्पत्ति राजा ग्रेड अंतरिक्ष जहाज था या यहाँ तक कि एक उत्पत्ति ग्रेड उच्च कोटि अंतरिक्ष जहाज था, तो छायांकित तारा पर कृषक बाहरी दुनिया के साथ संपर्क बहाल करने में सक्षम होगा। त्रिपाठी जीवोक्ति लंबे समय तक छायांकित तारा पर फंसा हुआ था, इसलिए वह जानता था कि छायांकित तारा छोड़ने के केवल 2 तरीके थे। पहला अपने खुद की खेती पर भरोसा करना था ताकि वह छायांकित तारा के क्षेत्र में विभिन्न खतरों को अनदेखा कर सके और अपनी खुद की ताकत के साथ लंबी तारा सड़क को पार कर सके। दूसरा एक उच्च ग्रेड अंतरिक्ष जहाज पर भरोसा करना था। हालांकि इन 2 विकल्पों में से कोई भी आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता था।
छायांकित तारा के विश्व सिद्धांतों की बाधाओं का उल्लेख किए बिना, जिसने एक कृषक को उत्पत्ति राजा क्षेत्र में तोड़ने से रोका था, एक अंतरिक्ष जहाज जो छायांकित तारा के क्षेत्र में विभिन्न खतरों का सामना कर सकता था, वह बस उत्पादन करना असंभव था। लेकिन अब त्रिपाठी बादल ने एक बाहर निकाला था। उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल निश्चित रूप से एक शक्तिशाली कलाकृति थी जो छायांकित तारा के क्षेत्र में लंबी दूरी की यात्राओं का समर्थन कर सकती थी। इसने उसे छायांकित तारा छोड़ने की उम्मीद दी। उसने अचानक महसूस किया कि उसके और उस महिला के बीच की दूरी जो वह इस समय सोच रहा था, अचानक कम हो गई थी, इससे पहले कि उसे सुयान के बारे में कोई खबर मिली। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन ये जानने के बाद कि सुयान इस दिन के क्षेत्र में रह रही थी, उसने उसे ढूंढने का सपना देखा। शियानिंग जान भी थी, जो टोंग जुबान क्षेत्र पर रहती थी। त्रिपाठी जीवप्ती वापस जाना चाहता था और देखना चाहता था कि वह कैसी थी। त्रिपाठी बादल, क्या तुमने इस चीज को परिष्कृत किया था? त्रिपाठी जीवप्ती ने खुशी से पूछा। हाँ, त्रिपाठी बादल ने सिर हिलाया। ये केवल सबसे बुनियादी फ्लाइंग शार्क युद्ध शटल है। मैं एक बड़ी वाली पर काम कर रही हूँ, लेकिन इसमें अभी भी कुछ सुधार की जरूरत है। आप कहाँ परिष्कृत कर रहे हैं? ड्रैगन गुफा पहाड़ के नीचे गुप्त भंडार में। हमारे ड्रैगन गुफा पहाड़ में एक भूमिगत गुप्त भंडार है। त्रिपाठी जीवप्ती और भी हैरान रह गए। त्रिपाठी बादल हल्के से खिलखिलाया। आप पूरे दिन पीछे हटने में रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप नहीं जानते। त्रिपाठी जीवप्ती शर्म से लाल हो गया। बोलने की बात करें, हालांकि वह ड्रैगन गुफा पहाड़ का पंथ मास्टर था, उसने कभी भी इसके मामलों की परवाह नहीं की। जिस एकमात्र चीज की उसने परवाह की, वह वित्तपोषण था। अगर संत क्रिस्टल या सामग्री की कमी थी, तो वह एक रास्ता खोजेगा। जहां तक कि उन संत क्रिस्टल और सामग्री का उपयोग किस लिए किया गया था, उसने परवाह नहीं की। त्रिपाठी जीवप्ती को लगता था कि ड्रैगन गुफा पहाड़ पानी की तरह पैसा खर्च कर रहा था, क्योंकि त्रिपाठी बादल आत्मा सरणियों की व्यवस्था कर रहा था, लेकिन अब वह जानता था कि त्रिपाठी बादल अंतरिक्ष जहाजों को परिष्कृत कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि चाहे कितने भी संत क्रिस्टल और सामग्री थे, उसके लिए बर्बाद करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन अंतरिक्ष जहाजों के पैमाने के बारे में सोचते हुए जो उसने हेंगलुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जल चंद्रमा तारा पर देखे थे, त्रिपाठी जीवप्ती समझ गए। जब वे बात कर रहे थे, उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल अत्यंत तेज गति से आगे उड़ गई। त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना लगभग अपनी गति के साथ तालमेल नहीं रख पाई थी, इसलिए ये कल्पना करना आसान था कि ये कितना तेज था। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। अगर कुछ गलत हो जाता है, तो मुझे बचाना याद रखना, त्रिपाठी बादल ने अचानक स्पष्ट रूप से कहा। क्या? त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए, अपने भ्रम से ठीक होने में असमर्थ थे। त्रिपाठी बादल अजीब तरह से मुस्कुराया, क्योंकि उसने अचानक अपने सामने एक जटिल आत्मा सरणी में अपनी संत शक्ति डाली। तुरंत बाद इस कमरे में एक जोरदार गूंजने की आवाज आई, क्योंकि खांचे में डाले गए सभी संत क्रिस्टल स्रोतों ने एक चकाचौंध वाली रोशनी दी। तुरंत बाद एक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव एक जगह पर एकत्र हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा झटके से भर गया, क्योंकि उसने संत क्रिस्टल स्रोतों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। केवल ये पता चला कि सभी संत क्रिस्टल स्रोत एक पल में मंद हो गए थे, जैसे कि उनके अंदर की सभी ऊर्जा सूख गई थी। जल्दी से अपने दिमाग में इन ऊर्जाओं के योग की गणना करते हुए, यहाँ तक कि कायायान, जिसके पास एक मजबूत मानसिक दृढ़ता थी, वह भी पीला पड़ने से नहीं रोक सका। एस्टरिस्क खान, एस्टरिस्क, एक दबी हुई धमाका हुआ, जैसे कि यह 9वें स्वर्ग से आया हो। फ्लाइंग शार्क युद्ध शटल को हिंसक रूप से हिलाता था। अगले पल में त्रिपाठी जीवप्ती ने एक उज्ज्वल और चकाचौंध ऊर्जा स्तंभ को उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल के एक निश्चित हिस्से से बाहर निकलते हुए और शून्य में बमबारी करते हुए देखा। शून्य तेज धूप के नीचे एक स्नोफ्लेक की तरह था और जल्दी से पिघल गया, एक अराजक भवन में बदल गया जो धीरे धीरे घूमता था और मजबूत अंतरिक्ष बल उतार चढ़ाव उत्सर्जित करता था। एक शून्य गलियारा। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें संकीर्ण हो गईं। त्रिपाठी बादल ने पहले से ही शून्य गलियारे की ओर दौड़ने के लिए फ्लाइंग शार्क युद्ध शटल को नियंत्रित कर लिया था। त्रिपाठी जीवप्ती के पास उसे रोकने का समय भी नहीं था, केवल उसकी खिलखिलाहट को एक चांदी की घंटी की तरह सुनने में सक्षम था। एक परिचित भावना अचानक आकाश से नीचे उतर गई। यह अद्वितीय भारहीनता की भावना थी जो किसी को एक शून्य गलियारे से गुजरते समय या एक अंतरिक्ष सरणी का उपयोग करते समय अनुभव होगी। ये भावना जल्दी से आए और जल्दी से चली गई। सब कुछ स्थिर होने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को और त्रिपाठी बादल को एक अजीब जगह पर पाया, जबकि फ्लाइंग शार्क युद्ध शटल धीरे धीरे एक विशाल भंवर से बाहर निकल गया। हैरान होने का समय नहीं मिलने पर त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपनी दिव्य चेतना को अपने आसपास की जांच करने के लिए जारी किया, लेकिन अगले पल में उसका चेहरा डूब गया, क्योंकि उससे ज्यादा दूर नहीं लोगों के दो समूह लड़ रहे थे। उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, जिसमें नेता पहले या दूसरे क्रम के संत राजा थे, जबकि बाकी सभी संत थे। दो समूहों में लोगों की संख्या एक साथ जोड़ी गई थी, वह लगभग 30 से 40 थी। दो समूहों के बीच में जमीन पर पड़े कई शव थे, उनमें से सभी देखने में अत्यंत भयानक थे। ज्यादा दूर नहीं एक 8वें क्रम राक्षस जानवर पवन ज्वाला लोमड़ी का शव भी था। एक नजर में ये स्पष्ट था कि ये दो समूह इस मृत राक्षस जानवर पर लड़ रहे थे। ये बहुत संभव था कि दोनों पक्षों ने राक्षस जानवर को मारने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन अंत में लूट के असमान वितरण के कारण एक संघर्ष हुआ।
ये स्थिति इतनी सामान्य थी कि त्रिपाठी जीवोक्ति केवल अपनी दिव्य चेतना के एक झटके के साथ स्थिति का अनुमान लगाने में सक्षम थे। आया, त्रिपाठी बादल ने एक मुलायम रोना छोड़ दिया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की एक नज़र दिखाई दी, जैसे कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल का पहला प्रयास अंतरिक्ष को बिखेरने और लंबी दूरी का संचरण करने के लिए इतने सारे लोगों द्वारा देखा जाएगा। आखिरकार, अभी भी देर रात थी, तो कौन सोचता था कि इस सुनसान जंगल में इतने सारे लोग होंगे। आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करो और छोड़ो, क्या यह एक बंदर की तरह घूरने में मजेदार है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने उसे जोर से घूर लिया। हाँ, त्रिपाठी बादल तुरंत ठीक हो गया, अपना हाथ बाहर निकाला और अपने सामने सनी प्लेट को टैप किया। एक गुनगुनाहट के साथ उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल रोशनी की एक धारा में बदल गई और गायब हो गई। उनके नीचे दोनों पक्ष जो जोरदार लड़ाई कर रहे थे, सभी हैरान रह गए। भाई, वह क्या था? एक युवा महिला की तरह कपड़े पहने एक महिला ने एक संत राजा क्षेत्र कृषक के पास पहुंचा और कांपती आंखों से पूछा। वह बहुत युवा नहीं दिखती थी, लेकिन उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा था और अभी भी अपना आकर्षण बरकरार रखा था। ये स्पष्ट था कि जब वह युवा थी तो वह एक सुंदरता रही होगी, लेकिन इस समय उसका सुंदर चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। स्पष्ट रूप से अभी जो हुआ था उससे डर गया था। भाई को नहीं पता, संत राजा क्षेत्र व्यक्ति ने खाली सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि वे उथले थे, बल्कि यह था कि अभी का दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। एक शून्य भंवर पतली हवा से दिखाई दिया और फिर एक शार्क जैसा प्राणी इससे बाहर निकल गया। भले ही एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर यहाँ था, वे शायद डर जाएंगे, उन्हें अकेले छोड़ दे। लेकिन देखने से यह एक अंतरिक्ष जहाज होना चाहिए, है ना? आदमी ने फिर से बुदबुदाया। क्या ऐसा छोटा अंतरिक्ष जहाज है? युवा महिला को स्पष्ट रूप से कुछ संदेह था। छोटी बहन भाग्यशाली थी कि उसने कई साल पहले गड़गड़ाहट आंधीपंथ के अंतरिक्ष जहाज को पाल देते हुए देखा था। वह अभी की तुलना में कई दर्जन गुना बड़ा था। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, एक चीख उठी। आदमी और युवा महिला का भाव ठंडा हो गया क्योंकि उन्होंने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जल्दी से पता चलाया कि उनमें से एक कृषक को एक दुश्मन ने बुरी तरह से घायल कर दिया था जब वह अनुपस्थित दिमाग था, दर्द में रोना के रूप में खून बह रहा था। आदमी गुस्से में उड़ गया। जू पुराना तीसरा, तुमने वास्तव में एक चुपके से हमला करने की हिम्मत की। बेशर्म। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक बार फिर अपनी कलाकृति को सक्रिय किया और इसे दूसरे पक्ष की ओर उड़ते हुए भेज दिया। मूल मौन तुरंत टूट गया क्योंकि दो समूह एक बार फिर भिड़ गए। जहां तक कि उन्होंने अभी जो देखा था, इस खून की दुश्मनी के सामने इसे लंबे समय तक भूला दिया गया था। 1000 किलोमीटर दूर एक निश्चित घास के मैदान के ऊपर उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल चुपचाप रुक गई। अंतरिक्ष जहाज के अंदर त्रिपाठी जीवोक्ति के चेहरे पर झटका अभी तक फीका नहीं हुआ था, जबकि त्रिपाठी बादल जल्दी से संत क्रिस्टल स्रोतों को बदल रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल वास्तव में अंतरिक्ष को बिखेर सकती है। हालांकि खपत बहुत ज्यादा थी, एक ही बार में 100 से अधिक संत क्रिस्टल स्रोतों में निहित सभी ऊर्जा का उपभोग करते हुए यह अभी भी एक अकल्पनीय उपलब्धि थी। इसके अलावा अंतरिक्ष को बिखेरने पर उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल पार कर सकती थी। वह दूरी जब उसने खुद अंतरिक्ष को फाड़ दिया था, उससे कहीं अधिक थी। कम से कम त्रिपाठी जीवोक्ति अब अपनी दिव्य चेतना के साथ अपनी मूल स्थिति का पता नहीं लगा सकते थे। कुछ देर बाद त्रिपाठी बादल ने संत क्रिस्टल स्रोतों को बदलना समाप्त कर दिया और एक बार फिर आगे उड़ने के लिए उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल का आग्रह किया। अंतरिक्ष को इस तरह से बिखेरकर आप कितनी दूर यात्रा कर सकते हैं? त्रिपाठी जीवोक्ति ने पूछा। बस अभी, ये 1 लाख किलोमीटर होना चाहिए, त्रिपाठी बादल ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया। उसकी भान थोड़ा झुकती थी, लगभग थोड़ा असंतोष थी। 1 लाख किलोमीटर? त्रिपाठी जीवोक्ति ने ठंडी हवा में सांस ली। हाँ, खपत बहुत ज्यादा है और सटीक स्थिति का निर्धारण करना आसान नहीं है। आखिरकार, मैं केवल अंतरिक्ष सरणियों के सिद्धांतों का उपयोग कर रहा था, इसलिए ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सुधार करने होंगे। त्रिपाठी बादल ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी को रगड़ा। इस तरह की चीज को लीक नहीं किया जा सकता, अन्यथा ये बहुत परेशानी पैदा करेगा, त्रिपाठी जीवोक्ति ने गंभीरता से कहा। हे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यह लीक हो जाता है, त्रिपाठी बादल ने आत्मविश्वास से कहा। भले ही दूसरों को यह फ्लाइंग शार्क युद्ध शटल मिल जाए, वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? त्रिपाठी जीवोक्ति ने आश्चर्य में उसे देखा। क्योंकि दूसरों के पास संत क्रिस्टल स्रोत नहीं है। अगर वे इस फ्लाइंग शार्क युद्ध शटल को चलाना चाहते हैं तो उनके पास पर्याप्त उच्च कोटि संत क्रिस्टल नहीं है, इसलिए केवल छोटे छोटे द्वारा संगठित संत क्रिस्टल स्रोत ही आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, त्रिपाठी बादल ने समझाया। त्रिपाठी जीवोक्ति अचानक समझ गए, तो इसलिए आप पत्थर नेवला को इतनी कसकर पकड़े हुए हैं? हाँ, त्रिपाठी बादल ने खुशी से सिर हिलाया। गरीब पत्थर नेवला। त्रिपाठी जीवोक्ति का मुंह थोड़ा सा झुक गया क्योंकि उसने मौन का एक पल देखा। एपिसोड नंबर 1388। उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल एक अकल्पनीय गति से आगे बढ़ गई, जबकि त्रिपाठी जीवोक्ति युद्ध शटल के कमरों में से एक में पालथी मारकर बैठा था, अकेले खेती कर रहा था। जहां तक त्रिपाठी बादल की बात है, वह युद्ध शटल की दिशा को नियंत्रित कर रही थी। इस विशेष उड़ान प्रकार की कलाकृति की सवारी करना एक तारा शटल का उपयोग करने से कहीं बेहतर था।
सबसे पहले इस युद्ध शटल का अपना कमरा था और ये काफी विशाल था, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति को बाहरी दुनिया से परेशान किए बिना अंदर रहने की अनुमति मिलती थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी तुलना एक तारा शटल नहीं कर सकती थी। दूसरा, एक तारा शटल को उड़ने के लिए नियंत्रित करते हुए किसी को हवा का विरोध करना पड़ता था और तारा शटल की सुरक्षा को सक्रिय करना पड़ता था, जो सभी कृषक की संत शक्ति का उपभोग करते थे। हालांकि इस उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल में ऐसी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि इसकी सभी शक्ति संत क्रिस्टल स्रोतों द्वारा प्रदान की गई थी, इसलिए इसने कृषक की किसी भी ताकत का उपभोग नहीं किया। तीसरा, त्रिपाठी बादल द्वारा परिष्कृत इस उड़ने वाली रेत युद्ध शटल की गति कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना एक साधारण तारा शटल कर सकती थी। कम से कम त्रिपाठी जीवोक्ति यहाँ 10 दिनों से अधिक समय से खेती कर रहा था और उसे थोड़ा सा भी परेशानी महसूस नहीं हुई, जैसे कि वह एक एकांत कमरे में था जहाँ बाहरी दुनिया का हस्तक्षेप उस तक पहुँच नहीं सका। त्रिपाठी जीवोक्ति अब एक तीसरे क्रम संत राजा था, जो उत्पत्ति वापसी क्षेत्र से सिर्फ एक कदम दूर था और वह अपनी खुद की शक्ति को संगठित करने में सक्षम होगा। हालांकि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में तोड़ने के लिए एक सरल मामला नहीं था। कम से कम त्रिपाठी जीवोक्ति को अभी भी ऐसा करने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती थी। उसने गुप्त रूप से महसूस किया कि सफलता शायद कुछ ऐसा नहीं था जो कड़ी मेहनत के माध्यम से हासिल किया जा सके, बल्कि अवसरों और बाहरी उत्तेजनाओं के माध्यम से। पिछली बार जब त्रिपाठी जीवोक्ति तीसरे क्रम संत राजा क्षेत्र में टूट गया था, तो उसने कियान्यू से सुयान के बारे में कुछ खबर सुनी थी, जिसने उसे सफलता प्राप्त करने का एक अवसर दिया था। त्रिपाठी जीवोक्ति विभिन्न गुप्त तकनीकों की खेती करके इस अवसर को खोजना चाहता था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से वह अपने स्वर्ण रक्त धागा, अपने विनाश के दानव आंख के साथ रंगीन कांच मनका को आत्मसात कर रहा था और यहाँ तक कि पिछले कुछ लियुयान उड़ने वाली आग को भी परिष्कृत कर रहा था। उसके प्रज्वलित ज्ञान सागर की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी, जिससे वह आसानी से रसविद्या कर सका। उसी समय उसकी दिव्य चेतना की ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। अगर उसने अपनी खिलने वाली कमल गुप्त तकनीक का उपयोग किया तो इसकी शक्ति भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति को प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं मिला था। इस दिन त्रिपाठी जीवोक्ति अपने स्वर्ण रक्त के साथ एक नए स्वर्ण रक्त धागा को संगठित कर रहा था जब उसने अचानक युद्ध शटल को थोड़ा सा कांपते हुए महसूस किया और रुक गया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी आंखें खोली, उठ गया और बाहर चला गया। कुछ देर बाद वह त्रिपाठी बादल के पास आया। हम लगभग वहां हैं, हम बाकी रास्ते उड़ने के लिए अपने तारा शटल का उपयोग करेंगे। त्रिपाठी बादल ने उसकी ओर देखा। बेशक त्रिपाठी जीवोक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। वह हमेशा उत्सुक था कि त्रिपाठी बादल इस बार कहाँ जाएगी। अब जब जवाब सामने आने वाला था तो वह स्वाभाविक रूप से इसका इंतजार कर रहा था। उनमें से 2 युद्ध शटल से बाहर निकल गए और त्रिपाठी बादल ने कुछ मुहरें बनाई इससे पहले कि उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल जल्दी से सिकुड़ गई और उसके अंतरिक्ष अंगूठी में संग्रहित हो गई। उनमें से 2 ने फिर अपने तारा शटल को बुलाया और आगे उड़ गए। जितना अधिक वे आगे उड़ते थे, उतना ही स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति हवा में समृद्ध अग्नि विशेषता आभा को महसूस कर सकते थे। धीरे धीरे उसका भाव अजीब हो गया क्योंकि वह गहरे विचारों में गिर गया। 2 दिनों के बाद जब क्षितिज लाल रंग से रंगा हुआ था और उनके नीचे की जमीन सूख गई थी, अनगिनत खड्डों और दरारों ने परिदृश्य को पार कर दिया, त्रिपाठी जीवोक्ति ने कहा, लियुयान रेत क्षेत्र। जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं वह लियुयान रेत क्षेत्र है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने स्वाभाविक रूप से इस परिचित दृश्य को स्पष्ट रूप से याद किया। सभी छायांकित तारा पर यह संभव था कि केवल लियुयान रेत क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में ऐसा कठोर वातावरण था। हालांकि जहां तक त्रिपाठी जीवोक्ति को पता था, भले ही उसने एक तारा शटल का उपयोग किया तो उसे लियुयान रेत क्षेत्र से स्वर्गीय भाग्य शहर तक यात्रा करने में 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन इस बार उसे और त्रिपाठी बादल को पहुंचने में केवल 10 दिन लगे। ये स्पष्ट था कि उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल की गति कितनी भयानक थी। त्रिपाठी जीवोक्ति की पूछताछ का सामना करते हुए त्रिपाठी बादल ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय अपने सामने आग की लाल आकाश को खाली करते हुए देखा। उसकी सुंदर आंखों में एक जटिल नजर चमकती थी, जैसे कि वह कुछ याद कर रही थी, लेकिन उसी समय डर का एक निशान भी था। जैसे ही वे पास आए, ये भाव अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया, जैसे कि वह किसी चीज से डरती थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। त्रिपाठी जीवोक्ति आगे बढ़े और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। त्रिपाठी बादल चौंक गई और उसने अपना सिर घुमाया, लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति को देखने के बाद उसने एक मुस्कान बाहर निकाल दी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे अब बता सकते हैं? त्रिपाठी जीवोक्ति ने उसकी आंखों में घूर लिया। कुछ पुष्टि करने के लिए त्रिपाठी बादल ने सच्चाई से जवाब देने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। ओह, वह क्या है जिसे आपको लियुयान रेत क्षेत्र में पुष्टि करने की जरूरत है? त्रिपाठी जीवोक्ति हैरान था। पिछली बार जब लियुयान रेत क्षेत्र खुला था, त्रिपाठी बादल ने इसे पूरी तरह से तिरस्कृत कर दिया था और साथ चलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब लियुयान रेत क्षेत्र बंद होने के कई सालों बाद वह वास्तव में यहाँ आने के लिए पहल कर चुकी थी। किसी को ये पता होना चाहिए कि अब इस जगह में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था जब तक कि किसी ने रास्ता खोलने के लिए एक तारा सम्राट टोकन का उपयोग नहीं किया था। जब त्रिपाठी जीवोक्ति को लियुयान रेत क्षेत्र में फंसाया गया था तो उसने रास्ता खोलने और सुरक्षित रूप से वापस आने के लिए एक तारा सम्राट टोकन का उपयोग किया था। इस कारण से उसने बहुत समय बर्बाद किया था और बहुत पीड़ित था। त्रिपाठी जीवोक्ति, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं?
त्रिपाठी बादल ने अचानक पूछा। आपका क्या मतलब है? त्रिपाठी जीवप्ती झुक गए। त्रिपाठी बादल कड़वाहट से मुस्कुराए। क्या आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि कलाकृति परिष्करण और आत्मा सरणियों का मेरा सारा ज्ञान सहज था? किसी ने कभी भी मुझे ये चीजें नहीं सिखाई और मेरी स्मृति में मेरे पास माता पिता की अवधारणा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं पतली हवा से इस दुनिया में दिखाई दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती की भान और भी अधिक झुक गई, यह नहीं समझते हुए कि त्रिपाठी बादल क्या कहने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह केवल उसे सांत्वना देने की कोशिश कर सका। कोई भी पतली हवा से दिखाई नहीं देता है। शायद आपने अतीत में कुछ ऐसा सामना किया जिसके कारण आपकी स्मृति कुछ अधूरी थी। शायद। त्रिपाठी बादल कड़वाहट से मुस्कुराए लेकिन आगे बहस नहीं की। बात करते समय उनमें से दो लियुयान रेत क्षेत्र के पहले परत ज्वाला क्षेत्र के परिधि पर पहुंचे। अंधेरे ज्वाला बाधा को घूरते हुए भले ही त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत में बहुत वृद्धि हुई थी, फिर भी वह कुछ भयभीत महसूस करने से नहीं रोक सका। इस ज्वाला बाधा से विकिरण होने वाली भयानक शक्ति कुछ ऐसी थी कि भले ही एक तीसरे क्रम उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक यहाँ था, तो उनके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा अगर उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि यह एक भ्रम था या नहीं, लेकिन जब त्रिपाठी बादल यहाँ पहुंची तो लौ और भी तीव्र हो गई थी। मेरे कई सालों के सपनों की भूमि में मैंने अक्सर सपना देखा था कि मैं एक और व्यक्ति बन गई थी। ये व्यक्ति आकाश और पृथ्वी को धिक्कारता है, एक हाथ से आकाश को कवर करता है और एक अधिपति है। त्रिपाठी बादल ने आगे घूर लिया, घबराहट का थोड़ा सा निशान नहीं दिखाया, बस खुद से धीरे से बुदबुदाया। क्या आप सोचते हैं कि आप यह व्यक्ति हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके गंभीर चेहरे को देखा और हंसना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। बेहोशी से महसूस कर रहा था कि कुछ गलत था। मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जब से सम्राट उद्यान दिखाई दिया है, ये इथरीय सपने अधिक यथार्थवादी हो गए हैं। कभी कभी जब मैं ध्यान कर रही हूँ या कुछ परिष्कृत कर रही हूँ तो ये अस्पष्ट दृश्य दिखाई देंगे। पिछले कुछ सालों में मेरे अनुभवों के साथ मिलकर मैं मदद नहीं कर सकती लेकिन ऐसा सोचती हूँ, त्रिपाठी बादल ने समझाया। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। आप इस बिंदु को साबित करने के लिए यहाँ आए थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने आखिरकार अपने विचारों को क्रमबद्ध किया और उत्सुकता से पूछा, आप इसे कैसे साबित करते हैं? इस जगह के बारे में क्या खास है? ये सरल है। त्रिपाठी बादल मुस्कुराए और उसका कोमल शरीर झिलमिलाहट करता था, तुरंत वहां से गायब हो रहा था जहां वह खड़ी थी और सीधे लियुयान रेत की ओर दौड़ रही थी। यह अज्ञात था कि उसने किस तरह के उत्कृष्ट आंदोलन कौशल का उपयोग किया, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती उसे रोकने में असमर्थ था। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने लियुयान रेत की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, केवल त्रिपाठी बादल की आकृति को ज्वाला बाधा में गायब होते हुए देखा। जल्दी से एक तारा सम्राट टोकन बाहर निकालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती उसे पीछा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने वाला था जब ज्वाला बाधा अचानक दहाड़ गई और हिंसक रूप से चकरा गई। दूसरी तरफ से एक अकल्पनीय प्रतिरोध उभरा और एक विशाल अदृश्य हाथ की तरह त्रिपाठी जीवप्ती को कई हजार मीटर दूर धकेल दिया। त्रिपाठी बादल का अतिक्रमण गर्म तेल में एक मुट्ठी नमक छिड़कने जैसा था, जिससे लियुयान रेत के पहले परत ज्वाला क्षेत्र को अच्छी तरह से उबाल दिया गया। आकाश और पृथ्वी गूंजती थी और पहले से ही लाल आकाश खून की तरह लाल हो गया था। जमीन पर टेढ़े मेढ़े खड़ और भी चौड़े हो गए, जैसे कि पहाड़ ढह रहे थे और पृथ्वी अलग हो रही थी। एक पल के लिए त्रिपाठी जीवप्ती स्थिर खड़ा नहीं हो सका, अस्थिर रूप से झुकता था। चारों ओर देखते हुए लियुयान रेत के पहले परत ज्वाला क्षेत्र की विश्व ऊर्जा आभा पूरी तरह से अराजक हो गई थी। 1000 किलोमीटर के भीतर अग्नि विशेषता आभा पागलपन से इस जगह की ओर एकत्र हो रही थी। एक पल में नग्न आंख को दिखाई देने वाली घनत्व तक पहुंच गई। त्रिपाठी जीवप्ती खाली घूर लिया, उसका चेहरा पीला था। ऊर्जा के इस तरह के विशाल संग्रह के साथ एक मामूली त्रिपाठी बादल को छोड़ दे, यहाँ तक कि छायांकित तारा पर सबसे शक्तिशाली मास्टर भी इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होगा और एक पल में टुकड़ों में कुचल जाएगा। लेकिन जब उसने हवा में चुपचाप खड़ी एक सुंदर आकृति को देखा तो उसका घबराया हुआ मनोदशा अचानक आराम कर गया। त्रिपाठी बादल वास्तव में ठीक है। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती उसका चेहरा या हलचल स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसकी आकृति के अस्पष्ट रूपरेखा से वही अनुमान लगा सका कि यह महिला लगातार हाथ की मुहरें बना रही थी। उसके साथ केंद्र के रूप में आसपास की अग्नि विशेषता आभा और प्रवाहित ज्वाला रेत क्षेत्र के पहले परत ज्वाला क्षेत्र की लौ सभी उसकी ओर एकत्र हो रही थी। गति अत्यंत चौंकाने वाली थी। आकाश और पृथ्वी में इस तरह के बड़े पैमाने पर बदलाव ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक कि कृषक जो हजारों किलोमीटर दूर थे, वे भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सके। एक समय के लिए कई रोशनी आकाश में उड़ गई और लियुयान रेत की ओर दौड़ गई। ये देखना चाहते थे कि क्या हो रहा था। कायांग जगह पर खड़ा था, घबरा कर देख रहा था। उसका दिल अशांति में था, उसके विचार अराजकता में थे। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि त्रिपाठी बादल इतनी बहादुर होगी कि वह अकेले ज्वाला क्षेत्र में दौड़ पड़ेगी। वह क्या साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वह अपने जीवन को जोखिम में डालने को तैयार थी। त्रिपाठी जीवप्ती गुस्सा और चिंतित दोनों था, लेकिन वह लाचार था। हर बार जब त्रिपाठी जीवप्ती पहुंचने की कोशिश करता तो उसे एक विशाल बल द्वारा वापस धकेल दिया जाता था। त्रिपाठी जीवप्ती आखिरकार समझ गए कि शक्तिहीन होने का क्या मतलब है। **** हांग लॉन्ग लॉन्ग *****
सभी दिशाओं से एक विशाल आवाज आई और लियुयान रेत के पहले परत ज्वाला क्षेत्र की लौ चकरा रही थी और बह रही थी, लगातार त्रिपाठी बादल की ओर मिलकर, जैसे कि उसका पक्ष एक तलहीन छेद बन गया था जो किसी भी राशि को स्वीकार कर सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, त्रिपाठी जीवक्ति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पहले परत ज्वाला क्षेत्र की लौ तेजी से पतली और पतली हो रही थी और उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। वह हैरान होने से नहीं रोक सका। आधे घंटे बाद त्रिपाठी बादल का नाजुक शरीर स्पष्ट रूप से सामने आया और पहले परत ज्वाला क्षेत्र की लौ लगभग चली गई थी। त्रिपाठी जीवक्ति जगह पर खड़ा था और देखता था। उसने त्रिपाठी बादल को एक गंभीर चेहरे के साथ, उसकी आंखें बंद, उसके लंबे काले चोगे हवा में फड़फड़ाते हुए और उसके लंबे बाल हवा में फड़फड़ाते हुए देखा। वह अपने हाथों में एक आग की लाल अंगूठी पकड़े हुए थी। अंगूठी एक कौल के आकार के बारे में थी, लेकिन इसने एक भयानक अग्नि विशेषता ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया। सभी अग्नि विशेषता आभा और ज्वाला क्षेत्र की लौ अंगूठी में डाल रही थी और इसके द्वारा निगल जाती थी। एपिसोड नंबर 1389। त्रिपाठी जीवक्ति ने इस अंगूठी को पहले कभी नहीं देखा था और उसे यकीन था कि त्रिपाठी बादल के पास पहले ऐसी कलाकृति नहीं थी। ये कलाकृति पतली हवा से दिखाई दी थी और त्रिपाठी जीवक्ति एक नज़र में इसके ग्रेड की पहचान करने में असमर्थ था, जिसने उसे बहुत हैरान कर दिया। किसी को ये पता होना चाहिए कि भले ही यह एक उत्पत्ति ग्रेड उच्च कोटि कलाकृति थी, त्रिपाठी जीवक्ति अभी भी अपनी दृष्टि के साथ इसकी पहचान कर सकता था, तो क्या यह अंगूठी एक उत्पत्ति राजा ग्रेड कलाकृति हो सकती है? ये सोचकर त्रिपाठी जीवक्ति चौंक गए। थोड़ी देर बाद सब कुछ अचानक सामान्य हो गया और आसपास के क्षेत्र में परिवर्तन बिना किसी निशान के गायब हो गए। हालांकि प्रवाहित ज्वाला रेत क्षेत्र का पहला परत ज्वाला क्षेत्र, जिसने छायांकित तारा पर सभी कृषकों को इसका नाम सुनने पर डर से कांप दिया था, अब मौजूद नहीं था। इसके स्थान पर केवल एक सूखी, गहरे लाल पृथ्वी बनी रही, जो देखने में एक चौंकाने वाला दृश्य था। त्रिपाठी बादल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और त्रिपाठी जीवक्ति उसे बुलाने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था जब उसने अचानक उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब नजर पाई, जिसके कारण वह जगह पर जम गया और संकीर्ण आंखों से उसे घूर लिया। त्रिपाठी बादल ने अपने हाथ में अंगूठी के साथ थोड़ी देर के लिए खेला, इससे पहले कि उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी, जैसे कि उसने अभी कुछ कीमती वापस पा लिया था और बहुत खुश थी। तुरंत उसने अपनी सफेद बाह बाहर निकाली और अंगूठी को अपनी कलाई पर रख दिया। रोशनी की एक चमक के साथ अंगूठी जल्दी से सिकुड़ गई और पूरी तरह से उसकी सफेद कलाई पर फिट हो गई। त्रिपाठी बादल ने खुशी से इसे हिलाया क्योंकि उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक नज़र दिखाई दी। त्रिपाठी जीवक्ति हवा के बीच में खड़े होकर उसने अचानक अपना सिर उठाया और बुलाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय उसे अधिक ध्यान से घूर लिया, क्योंकि इस पल में त्रिपाठी बादल, हालांकि उसकी दिखावट नहीं बदली थी, ने उसे एक पूरी तरह से अपरिचित भावना दी, जैसे कि वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गई थी, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि त्रिपाठी बादल में ऐसा बदलाव क्यों आया था। उसे यकीन था कि यह अभी जो हुआ था उससे संबंधित था। क्यों लियुयान रेत क्षेत्र का पहला परत ज्वाला क्षेत्र गायब हो गया था, इसकी तुलना में त्रिपाठी जीवक्ति को इस बात में अधिक रुचि थी कि त्रिपाठी बादल के साथ क्या हुआ था। त्रिपाठी बादल ने अपनी खामोशी की परवाह नहीं की और इसके बजाय अपने कान के पीछे अपने बालों को सहलाया और धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने जोर से पूछा। मैं तारा क्षेत्र के महान सम्राटों में से एक हूँ। गौरव का एक निशान त्रिपाठी बादल के चेहरे पर चमक गया क्योंकि उसने अपनी पतली गर्दन को थोड़ा सा उठाया, एक सुंदर और महान आभा जारी की। इस तरह का स्वभाव इतनी डरपोक महिला पर दिखाई नहीं देना चाहिए था, लेकिन इस पल में यह अतुलनीय रूप से प्राकृतिक था, जैसे कि त्रिपाठी बादल इस स्वभाव के साथ पैदा हुई थी जिसके कारण दूसरों को अनजाने में हीनता की भावना महसूस होती थी। यहाँ तक कि एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र मास्टर में भी जरूरी रूप से ऐसा स्वभाव नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें संकीर्ण हो गई क्योंकि उसने धीरे से सिर हिलाया। उसका मुंह थोड़ा सा झुक गया, इससे पहले कि उसकी आकृति और गायब हो जाती जहां वह खड़ा था। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही त्रिपाठी बादल के सामने था। एक मुलायम धक्का के साथ त्रिपाठी बादल ने आंखें निकाल दी क्योंकि उसने दोनों हाथों से अपने माथे को ढक लिया। उसकी सुंदर आंखें कोहरे की एक परत से भरी हुई थी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को पीड़ित रूप से घूर लिया। उसका सुंदर और महान स्वभाव इस उंगली से तुरंत पराजित हो गया था और बिना किसी निशान के गायब हो गया था। आप तारा क्षेत्र के महान सम्राटों में से एक हैं, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे देखते हुए दांत पीस लिए, अपना हाथ बाहर निकाला, त्रिपाठी बादल के गाल को चुटकी में ले लिया और जोर से एक तरफ खींच लिया। आप क्या कर रहे हैं? त्रिपाठी बादल हैरान हो गई लगती थी क्योंकि उसका मुंह आकार से बाहर निकल गया था, जिससे उसे स्पष्ट रूप से बोलना मुश्किल हो गया था। आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? त्रिपाठी जीवक्ति शैतानी से मुस्कुराया क्योंकि उसने और भी कठिन खींचा। मुझे जाने दो, त्रिपाठी बादल चिल्लाई क्योंकि उसने अपनी सुंदर आंखों से त्रिपाठी जीवक्ति को घूर लिया। जल्दी करो और जाने दो, यह मत सोचो कि मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। जब मेरा मुख्य शरीर जागता है तो मैं आपको भुगतान करवाऊंगा। अपने मुख्य शरीर के जागने का इंतजार करें, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना दूसरा हाथ बाहर निकाला और त्रिपाठी बादल के चेहरे के दूसरे पक्ष को चुटकी में ले लिया।
एक पल में त्रिपाठी बादल का भाव मुड़ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और मनोरंजन दोनों की एक नजर दिखाई दी, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती पर पंजा मारा। अवज्ञा और अवज्ञा की एक नजर थी। त्रिपाठी जीवप्ती अचंभित रहा और उसके चेहरे को तबाह करना जारी रखा। त्रिपाठी बादल के आंसू उसके गाल से बह गए। अचानक त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया, क्योंकि उसने अपना सिर घुमाया और दूरी में देखा। उसी समय त्रिपाठी बादल के आंदोलन भी बंद हो गए। इससे पहले कि उनकी आकृतियां झिलमिलाहट करती और गायब हो जाती, दोनों ने एक दूसरे को देखा। दो की दिव्य चेतना की जांच के तहत अनगिनत लोग सभी दिशाओं से तेजी से पहुंच रहे थे, जाहिरा तौर पर अभी दुनिया में हुए बदलावों से आकर्षित हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी बादल के गायब होने के बाद लगभग आधा कप चाय का समय, एक दर्जन से अधिक विभिन्न रंगों की रोशनी विभिन्न दिशाओं से उड़ गई। जब वे लियुयान के रेगिस्तान की परिधि पर पहुंचे और अपने सामने का दृश्य देखा, तो उनमें से सभी हैरान रह गए। ज्वाला क्षेत्र, जो हजारों सालों से छायांकित तारा पर मौजूद था, वास्तव में गायब हो गया था। ये कृषक ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखों को रगड़ने से नहीं रोक सके कि वे चीजों को नहीं देख रहे थे। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये था कि पहला परत ज्वाला क्षेत्र वास्तव में गायब हो गया था। एक समय के लिए हर कोई हैरान था और जल्दी से संदेश भेजने के लिए अपने संचार कलाकृतियों को बाहर निकाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक कृषक पहुंचे। उनमें से सभी खाली चारों ओर देख रहे थे। 100 से अधिक कृषकों के यहाँ इकट्ठा होने के बाद सभी ने एक सरल चर्चा की और आगे की खोज करने का फैसला किया। आखिरकार पहला परत ज्वाला क्षेत्र गायब हो गया था, जिसका मतलब था कि दूसरा परत खजाना क्षेत्र अब आबादित था। अगर वे प्रवेश करते तो वे एक महान फसल प्राप्त करने में सक्षम हो सकते थे। लेकिन उनकी निराशा के लिए कई दिनों की तलाश के बाद उनमें से कोई भी दूसरे परत के खजाना क्षेत्र में कुछ भी खोजने में सक्षम नहीं था। आत्मा घास और जड़ी बूटियां जो यहाँ होनी चाहिए थी, वे सभी ज्वाला क्षेत्र के साथ गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए थे। जबकि ये लोग दूसरे परत खजाना क्षेत्र में टूट रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी बादल पहले से ही चौथे परत की ऊंची पर्वत श्रृंखला तक पहुंच चुके थे। इस जगह पर पहुंचने में सक्षम होना इसलिए नहीं था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने तारा सम्राट टोकन का उपयोग किया, बल्कि इसलिए था क्योंकि त्रिपाठी बादल ने आगे का रास्ता खोला था। तीसरा परत ज्वाला क्षेत्र पहले परत ज्वाला क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जब त्रिपाठी बादल गुजरी तो गर्मी की लहरें और लौ सभी अपने आप अलग हो गई, जैसे कि उनका अपना दिमाग हो उसके रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत नहीं करते थे। उनमें से दो पूरे रास्ते चले गए और उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। बादलों में मंडराते हुए मंडप को देखते हुए त्रिपाठी बादल ने उदासी का एक निशान दिखाया। वह सर्वोच्च रहस्य पंथ के खंडहर है। सर्वोच्च रहस्य पंथ के खंडहर। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भान उठाए, उसकी ओर देखने के लिए मुड़ गया और पूछा, क्या इसका आपसे कोई लेना देना है? आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी कह सकते हैं। त्रिपाठी बादल थोड़ा झुक गई। आपका क्या मतलब है? ये एक पंथ है जिसे तारा क्षेत्र के महान सम्राटों ने समर्थन दिया था। क्या आप तारा क्षेत्र के महान सम्राटों में से एक नहीं हैं? त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह थोड़ा सा उठ गया। त्रिपाठी बादल ने अपने होठों को कल किया। मैं हूँ, और तारा क्षेत्र के महान सम्राट तारा क्षेत्र के महान सम्राट है। हालांकि हम कुछ हद तक संबंधित हैं, मैं महान सम्राटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। ओह, त्रिपाठी जीवप्ती और भी अधिक रुचि रखता था। उसने कभी भी त्रिपाठी बादल के शब्दों पर संदेह नहीं किया था। आखिरकार उसे लंबे समय से संदेह था कि लियुयान रेत क्षेत्र तारा क्षेत्र के महान सम्राटों से संबंधित हो सकता है। अन्यथा उसे छठे मंजिल पर अटारी में एक तारा सम्राट टोकन नहीं मिला होगा। जब सम्राट उद्यान दिखाई दिया तो त्रिपाठी बादल भी बेहोश थी, और जब त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी आत्मा को जागृत किया तो उसने अपने ज्ञान सागर में कई अविश्वसनीय चीजें देखी। अब उसने आसानी से उसे लियुयान रेत क्षेत्र में नेतृत्व किया था। इस सभी जानकारी का संयोजन करते हुए त्रिपाठी बादल का कहना था कि वह तारा क्षेत्र के महान सम्राटों में से एक थी। वह बहुत चौंकाने वाला नहीं था। भले ही उसने थोड़ा असहज और संकोची महसूस किया, त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी भी त्रिपाठी बादल पर विश्वास करना चुना था। एक लंबी खामोशी के बाद त्रिपाठी बादल ने कहा, क्या आपने आत्मा विभाजन के बारे में सुना है? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मैं महान सम्राटों का एक आत्मा विभाजन हूँ। किसी कारण से महान सम्राट अभी भी सो रहे हैं। मेरी सभी कलाकृति परिष्करण और आत्मा सरनियां महान सम्राटों से विरासत में मिली हैं। वह क्यों सो रही होगी? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भान उठाए। वह इस आत्मा विभाजन के बारे में उत्सुक नहीं था, क्योंकि उसके पास भी एक आत्मा विभाजन था, एक गुप्त तकनीक जो उसने महान दानव भगवान के स्वर्ण रक्त से प्राप्त की थी। इस आत्मा विभाजन को फ्लोटिंग महाद्वीप पर स्थिति की जांच करने के लिए उसने बनाए गए अंतरिक्ष सरनी में प्रवेश करने के लिए गुइजू द्वारा मजबूर किया गया था। नतीजतन उसका युवान शक्ति बुरी तरह से घायल हो गया था और यह लगभग नष्ट हो गया था। हालांकि इतने सालों के पोषण के बाद यह आत्मा विभाजन लंबे समय से ठीक हो गया था और पहले से कहीं अधिक मजबूत था। ये सिर्फ इतना था कि त्रिपाठी जीवप्ती इस आत्मा विभाजन का उपयोग करने के लिए एक पोत खोजने में सक्षम नहीं था। वह घायल होने लगती है। त्रिपाठी बादल के शब्द चौंकाने वाले थे। महान सम्राट भी घायल हो सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए। भले ही वह महान सम्राट हो, तो क्या उसका भी एक दुश्मन है, और उस दुश्मन की ताकत उससे कमजोर नहीं है।
मुझे विशिष्ट स्थिति का पता नहीं है क्योंकि मेरे मुख्य शरीर से विरासत में मिली यादें कुछ अधूरी हैं। मुझे केवल यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें याद आया, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई के बाद महान सम्राट को गहरी नींद में गिर जाना चाहिए था और तब से दसियों हजारों साल हो गए होंगे। त्रिपाठी बादल ने धीरे से सिर हिलाया। मेरी ताकत बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानती। केवल मेरी ताकत में सुधार होने के बाद ही मैं इस जानकारी को एक एक करके बुलाने में सक्षम होगा। उस दुश्मन का क्या हुआ? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। वह शायद मर चुका है, त्रिपाठी बादल ने अनिश्चित रूप से जवाब दिया। फिर यह अंगूठी? त्रिपाठी जीवप्ती ने सोच समझकर उसकी कलाई पर लाल अंगूठी को देखा। 3 ज्वलंत ज्वाला अंगूठियों में से एक महान सम्राटों की एक कलाकृति है, इसलिए मैं इसे एकत्र करने में सक्षम थी। त्रिपाठी बादल हल्के से मुस्कुराए। तीसरा परत ज्वाला क्षेत्र और 5वां परत ज्वाला क्षेत्र दोनों 3 ज्वलंत ज्वाला अंगूठियों से परिवर्तित हो गए थे। दुर्भाग्य से मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है और मैं फिलहाल अपने खुद के उपयोग के लिए उन्हें एकत्र करने में असमर्थ हूँ। यहाँ तक कि पहली अंगूठी के साथ मैं अपनी ज्यादा शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकती। त्रिपाठी जीवप्ती गुप्त रूप से चौंक गए थे। हालांकि उसने पहले त्रिपाठी बादल को तबाह करने की हिम्मत की थी क्योंकि वह इतने लंबे समय से त्रिपाठी बादल के साथ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया था कि अगर महान सम्राटों के मूल शरीर यहाँ थे तो वह एक मांसपेशी को भी स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं होगा। महान सम्राटों की महिमा कुछ ऐसी नहीं थी जो वह आसानी से अपमानित कर सके। उसके ऊपर ये तथाकथित 3 ज्वलंत ज्वाला अंगूठी केवल महान सम्राटों की एक कलाकृति थी और छायांकित तारा पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गई थी। महान सम्राटों की दिव्य तकनीक कितनी मजबूत थी। ऐसा व्यक्ति वास्तव में घायल हो गया था तो उसका दुश्मन कौन था? जिस चीज ने त्रिपाठी जीवप्ती को और भी अधिक अविश्वसनीय महसूस कराया वह ये था कि महान सम्राट, जिसका नाम छायांकित तारा के पूरे क्षेत्र में फैल गया था, वास्तव में एक महिला थी। अगर इस तरह का रहस्य बाहर फैल जाता तो इससे संभवतः अनगिनत पुरुष शर्म से मर जाते। लेकिन परिणाम स्वरूप काई यांग अचानक समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि जब लियुयान रेत क्षेत्र बंद हो गया तो एक महिला से संबंधित एक जैद सफेद हथेली दिखाई दी। सम्राट उद्यान में त्रिपाठी जीवप्ती ने इस जैद सफेद हथेली को दूसरी बार देखा। इस तरह से सोचते हुए यह महान सम्राटों द्वारा पीछे छोड़ी गई एक गुप्त तकनीक होनी चाहिए। आखिरकार चाहे वह लियुयान रेत क्षेत्र हो या सम्राट उद्यान, कड़ाई से बोलते हुए दोनों महान सम्राटों से संबंधित थे। महान सम्राटों की दिव्य तकनीक के साथ यह आश्चर्यजनक नहीं था कि वे ये हासिल कर सकते थे। एपिसोड नंबर 1390। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती का दिल उथल पुथल में था और उसका मनोदशा अराजक था, वह सतह पर अत्यंत शांत रहा। त्रिपाठी बादल के साथ चैट करते समय उसने महान सम्राटों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी के बारे में पूछताछ की। आखिरकार त्रिपाठी बादल की यादें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं और महान सम्राटों में से एक के आत्मा क्लोन के रूप में वह कुछ हद तक घबराई हुई होनी चाहिए। अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी शांति बनाए नहीं रखी तो ये केवल चीजों को बदतर बनाएगा। एकमात्र चीज जो त्रिपाठी जीवप्ती समझ नहीं सका वह ये था कि महान सम्राटों ने छायांकित तारा पर सोना क्यों चुना। क्या यहाँ विश्व सिद्धांतों ने एक कृषक को उत्पत्ति राजा क्षेत्र में टूटने से रोक दिया था? उसका उससे कुछ लेना देना था। थोड़ी देर तक बात करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को पता चला कि जिस स्थान पर महान सम्राट सो रहे थे वह वास्तव में सम्राट उद्यान के अंदर था। इससे उसे कुछ याद आया। फीजीतू ने एक बार कहा था कि उसने सम्राट उद्यान में एक निश्चित महल में एक जैद ताबूत पाया था। उस जैद ताबूत के अंदर एक व्यक्ति था जो एक महिला लगती थी। फीजीतू और अन्य लोगों ने उस समय जैद ताबूत के पास आत्मा सरनी को ट्रिगर किया था, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती, कियांटोंग और अन्य लोगों को भागने की अनुमति मिली थी। तो जैद ताबूत के अंदर पड़ी महिला महान सम्राटों में से एक का सच्चा शरीर थी। ऐसा भयानक मास्टर वास्तव में इस अलग थलग और पिछड़े छायांकित तारा पर सो रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती को यह महसूस होने से नहीं रोक सका कि यह अवास्तविक था। विचार करते समय त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से त्रिपाठी बादल को देखा। उसे तारा क्षेत्र के महान सम्राटों से जोड़ने में असमर्थ था जो पूरे तारा क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। चलो चलते हैं, त्रिपाठी बादल ने कम होती रुचि के साथ कहने से पहले बादलों में सर्वोच्च गहन पंथ के खंडहरों को देर तक घूर लिया। क्या आप अंदर जाकर देखना नहीं चाहते? नहीं, त्रिपाठी बादल ने धीरे से सिर हिलाया इससे पहले कि हल्के से आगे बढ़ गया। हम अब कहाँ जा रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने चकराया हुआ पूछा। मैं कुछ वापस लेने के लिए छठे मंजिल पर जा रहा हूँ। त्रिपाठी बादल मुस्कुराए और आगे समझाया। नहीं, छठी मंजिल? क्या वह जगह नहीं थी जहाँ अटारी स्थित थी? पीछे तब उसने वहाँ 10,000 साल की धूप पाई थी। जिस तरह से ये लगता था 10,000 साल की धूप शायद कुछ ऐसा था जो उस समय महान सम्राटों के पास था। दूसरे शब्दों में ये त्रिपाठी बादल था। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूंघा। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। आखिरकार उसके लिए त्रिपाठी बादल मूल रूप से उसका था, इसलिए बहुत दूर होने की कोई जरूरत नहीं थी। दोनों की गति तेज नहीं थी, लेकिन त्रिपाठी बादल के साथ रास्ता दिखाते हुए इस लियुयान रेतीले मैदान में किसी भी खतरे से बचा गया था। उनमें से 2 जल्दी से ज्वाला क्षेत्र के 5वें परत पर पहुंच गए। जैसे ही वह तीसरे स्तर से गुजरा था, सर्वव्यापी गर्मी की लहर का अपना जीवन लगता था क्योंकि यह स्वचालित रूप से पक्षों में अलग हो गया था। एक रास्ता प्रकट होता था जो सीधे छठे स्तर तक जाता था।
त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर से एक मुलायम रोना आया क्योंकि अग्नि पक्षी कलाकृति आत्मा अपने आप दिखाई दी। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ये त्रिपाठी जीवप्ती के सिर के ऊपर मंडराया और एक अस्पष्ट संदेश प्रसारित किया। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराया अपने इरादों को समझते हुए, लेकिन उसने इसे नहीं रोका, इसके बजाय बस अपना हाथ हिलाया और इसे अपनी मर्जी से करने दिया। कलाकृति आत्मा खुशी से चिल्लाई और तुरंत एक लौ में बदल गई, दूर उड़ गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। जिस दिशा में वह जा रहा था उसे देखते हुए यह आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी फेफड़े अग्निशिरा के स्थान की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी फेफड़े अग्निशिरा इस कलाकृति आत्मा का जन्मस्थान था। हालांकि यह हजारों सालों तक वहां रहा था, लेकिन इसके विकास की सीमाओं के कारण ये पृथ्वी फेफड़े अग्निशिरा से अधिक शक्ति को अवशोषित करना जारी नहीं रख सका। लेकिन अब ये पहले से अलग था। सूर्य की सत्य अग्नि के कई फुसफुसाहट के साथ बपतिस्मा और एकीकृत होने के बाद अग्निपक्षी कलाकृति आत्मा उससे कहीं अधिक मजबूत थी जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे पहली बार प्राप्त किया था। अब जब वह पृथ्वी फेफड़े अग्निशिरा में जाना चाहता था तो वह स्पष्ट रूप से खुद को मजबूत करने के लिए वहां शुद्ध अग्नि ऊर्जा को निगलना चाहता था। त्रिपाठी जीवप्ती ऐसी अच्छी चीज को कैसे रोक सकता था। आधे दिन के बाद उनमें से 2/5 परज्वाला क्षेत्र से गुजर गए और बांस के जंगल में छिपे हुए उत्कृष्ट मचान के सामने पहुंच गए। इस सरल मचान को देखते हुए त्रिपाठी बादल की सुंदर आंखों में उदासी चमक गई, जैसे कि वह कुछ याद कर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे परेशान करने के लिए कुछ नहीं कहा और इसके बजाय बांस के जंगल के सामने रुक गया। ये बांस अत्यंत कठिन थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अतीत में यहाँ आधा साल बिताया था, लेकिन केवल अपने अंतरिक्ष ब्लेड के साथ उनमें से 20 को काटने में सक्षम था। अब कटाई के निशान नए के रूप में ताज़ा थे और अतीत में जो कुछ भी हुआ था वह अभी भी उसके दिमाग में विशद था। ये काला सुनहरा बांस है। हालांकि यह तलवार प्रकार की कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है, इसके दूसरे समारोह की तुलना में यह उल्लेख करने योग्य नहीं है, इसलिए इसे मत छुओ। त्रिपाठी बादल की आवाज पास से आई। इसका अन्य समारोह। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए जब उसने ये सुना। उसने इस बांस की कठोरता का अनुभव किया था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह एक साधारण कलाकृति परिष्करण सामग्री नहीं थी। हाँ, काला सुनहरा बांस खिलने के बाद ये जो काला सुनहरा बांस चावल उत्पन्न करता है वह दुनिया में ऊर्जा का सबसे शुद्ध स्रोत है और किसी भी कृषक द्वारा उपभोग किया जा सकता है, जिससे वे बिना किसी दुष्प्रभाव के अपनी खेती में सुधार कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव जम गया। क्या ऐसी कोई चीज है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? त्रिपाठी बादल ने उसे एक तिरस्कारपूर्ण नजर दी। फिर ये कब खिलेगा और काला सुनहरा बांस चावल उत्पन्न करेगा? त्रिपाठी जीवप्ती ने बेसब्री से पूछा। जल्द ही, शायद 10 या 20 सालों के भीतर। त्रिपाठी बादल मुस्कुराए, स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। 10 या 20 साल। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अत्यंत बदसूरत हो गया। कौन जानता था कि 10 या 20 सालों के बाद क्या होगा? शायद उस समय तक वह अब छायांकित तारा पर नहीं होगा। हल्के से हंसते हुए त्रिपाठी बादल ने अब त्रिपाठी जीवप्ती पर कोई ध्यान नहीं दिया और मचान में कदम रखा। त्रिपाठी जीवप्ती करवाहट से आहें भरी और जल्दी से पीछा किया। मचान के पहले मंजिल में प्रवेश करने के बाद पहली चीज जिसने उसकी आंख पकड़ी वह ठीक उसके सामने लगता हुआ एक चित्रपटल था। इस चित्रपटल पर कोई अन्य पैटर्न नहीं था, केवल एक महिला की पीठ थी। जब त्रिपाठी जीवप्ती पहली बार यहाँ आया था तो उसने भी इस चित्रपटल का अध्ययन किया था, लेकिन भले ही उसने इसे कितना भी जांचा वह इसके बारे में कुछ भी खास नहीं खोज सका। ये चित्रपटल बाजार में एक आम वस्तु लगती थी और कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं देता था। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती को केवल यह महसूस हुआ था कि ये पीठ स्पष्ट रूप से परिचित थी, जैसे कि उसने इसे पहले कहीं देखा हो। अब जब उसने इसे फिर से देखा तो वह अचानक समझ गया। ये पीठ ठीक त्रिपाठी बादल जैसी थी। ये सिर्फ इतना था कि त्रिपाठी बादल हमेशा पूरे साल एक बड़ी काली चोला पहनती थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इस पल में त्रिपाठी बादल चित्रपटल के सामने खड़ी थी और इसे खाली घूर रही थी। इसलिए जब उसने दोनों की तुलना की तो वह स्वाभाविक रूप से एक नज़र में समझ गया कि क्या हो रहा था। जैसे ही वह यही सोच रहा था, चित्रपटल को एक हवा से उड़ाया गया लगता था और थोड़ा झुक गया। इसके बाद एक अविश्वसनीय दृश्य था। चित्र में महिला की पीठ वास्तव में धीरे धीरे घूम गई और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ सीधी त्रिपाठी बादल को घूर लिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में ये सब घूर लिया और एक पल के लिए हैरान रह गया। चित्र में महिला के घूमने के बाद त्रिपाठी बादल की दिखावट स्पष्ट रूप से त्रिपाठी बादल जैसी ही थी। एकमात्र अंतर यह था कि उनमें से दो इस पल में अलग अलग कपड़े पहन रहे थे। त्रिपाठी बादल एक काली चोला पहन रही थी, जबकि चित्र में महिला एक सफेद चोला पहन रही थी, जो उसे एक शुद्ध और सुंदर दिखावट देती थी। यह अजीब दृश्य ऐसा लगता था जैसे त्रिपाठी बादल एक दर्पण के सामने खड़ी थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती के बाल अंत पर खड़े हो गए। जिस चीज ने उसे और भी अधिक चौंकाया वह यह था कि चित्र में महिला ने वास्तव में उसे देखा, जैसे कि उसका अपना जीवन और चेतना हो। अगर त्रिपाठी जीवप्ती को पहले त्रिपाठी बादल की पहचान के बारे में थोड़ा संदेह था तो इस पल में उसके सभी संदेह चले गए थे। किसी भी अन्य चीज का उल्लेख नहीं करने के लिए केवल इस चित्रपटल की अजीब बात ने त्रिपाठी जीवप्ती को अटकलें लगाने में असमर्थ बना दिया। एक व्यक्ति, एक चित्र। इससे पहले कि त्रिपाठी बादल अचानक धीरे से आहें भरती एक दूसरे को देर तक घूर लिया। जब से मैं जाग गई हूँ, आपको यहाँ नहीं रहना पड़ेगा।
बाहर आओ, आपने पिछले कुछ सालों से कड़ी मेहनत की है। मैं तुम हूँ और तुम में हो, इतना दूर क्यों? त्रिपाठी बादल के समान एक आवाज चित्रपटल से बाहर आई। तुरंत चित्र में महिला मुस्कुराए और अपने कोमल शरीर के एक झटके के साथ वह रोशनी की एक धारा में बदल गई और त्रिपाठी बादल के सिर में गायब हो गई। त्रिपाठी बादल का कोमल शरीर कांप गया और उसके चेहरे पर दर्द का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। जासीमिन कुछ महसूस कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे परेशान करने के लिए कुछ नहीं कहा। त्रिपाठी बादल के साथ लियुयान रेगिस्तान की इस यात्रा पर उसने जो कुछ भी देखा और सुना वह उसकी समझ के दायरे से बाहर था। महान सम्राटों के तरीके कुछ ऐसे नहीं थे जिनके साथ उनके स्तर का एक कृषक संपर्क कर सकता था। महान सम्राट के चित्र के गायब होने के बाद पेंटिंग बिना किसी आग के जलना शुरू हो गई। एक चमक में यह इस दुनिया से गायब हो गया। त्रिपाठी बादल अभी भी अपनी आंखें बंद करके महसूस कर रही थी और त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे परेशान करने के लिए कुछ नहीं कहा, बस किनारे पर चुपचाप इंतजार कर रहा था। लगभग 2 घंटे बाद त्रिपाठी बादल ने अचानक धीरे से सांस छोड़ी, धीरे से अपनी सुंदर आंखें खोली, घूम गई और त्रिपाठी जीवप्ती पर मुस्कुराए। हालांकि वह अभी भी त्रिपाठी बादल की खेती के माध्यम से नहीं देख सका, त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि चित्र प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी बादल की आभा बदल गई थी और मजबूत हो गई थी। यह महान सम्राटों द्वारा पीछे छोड़ा गया एक छिपा हुआ शतरंज टुकड़ा है। अगर मैं समय पर दिखाई नहीं दी होती तो उसने एक भूमिका निभाई होती, त्रिपाठी बादल ने धीरे से समझाया। क्या भूमिका? महान सम्राटों को जागृत करने की भूमिका। त्रिपाठी बादल ने धीरे से जवाब दिया, आपको खुश होना चाहिए कि आप एक महिला नहीं हैं। अगर आप होते तो आपके शरीर पर पहले से ही कब्जा कर लिया जाता जब आप इस जगह में प्रवेश करते। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें घुमाई, अवाक, लेकिन जल्द ही वह फिर से संदिग्ध हो गया। आपका मतलब है आप अब महान सम्राटों को जागृत करने के कार्य को संभाल रही हैं? हाँ, त्रिपाठी बादल ने सिर हिलाया। मैं उन्हें कैसे जागृत करूं? सम्राट उद्यान के खुलने की प्रतीक्षा करें और फिर अंदर जाएं। त्रिपाठी बादल ने सम्राट उद्यान की दिशा में ऊपर देखा, लेकिन दुर्भाग्य से ये लियुयान रेगिस्तान था और आकाश गर्मी से ढका हुआ था, इसलिए बाहर क्या था ये देखना असंभव था। त्रिपाठी जीवप्ती ने और सवाल नहीं पूछे। कभी कभी बहुत कुछ जानना जरूरी रूप से एक अच्छी बात नहीं थी। यह मामला खत्म हो गया है, चलो वापस चलते हैं।